स्टूडेंट, वेलकम टू अजय क्लासेज ऐप। आज का ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो CET लीग 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इस बार एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है। और सीधे बीटेक सेकेंड ईयर में पॉलिटेक्निक के बाद एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है। यानी जो भी लेटरल के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज जो बच्चे हैं जो सीधे BA BSc या फिर बीटेक फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो नहीं है। पहले ही हम कंफर्म कर देना चाहते हैं, किसी को भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप देख सकते हैं वीडियो, देखने के लिए कोई भी देख सकता है। मैथ के ही क्वेश्चन होंगे लेकिन लेवल अलग होगा, तो इसलिए वे बच्चे कंफ्यूज ना हो जो बच्चे BA BSc या बीटेक फर्स्ट ईयर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो लेटरल से बीटेक सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है। ये बात आपको कंफर्म होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं ये बताते हैं हम आपको। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर 2022, ठीक है ना, जो क्वेश्चन पेपर है और उसके अंदर जो मैथ का सेक्शन है वो देखने वाले हैं, ठीक है। कोर सेक्शन, ये कोर क्या होता है ये भी आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले समझ लेते हैं कि जो लेटरल वाले बच्चे हैं उनको किन किन सब्जेक्ट का पेपर देना है। आपको सिलेबस समझना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां पे सिलेबस और क्वेश्चन का पैटर्न, पिछली बार से थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न बदल गया, संख्या उनकी कम हो गई है, तो वो आप जाके देख लीजिएगा कितनी संख्या कम हुई है, कितना नंबर है, क्या चीजें, सारी चीजें हम लोग डिटेल उसमें बताए हुए हैं। यहाँ पे हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे, आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां पे देख लीजिए, ठीक है। देखिए जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको पता होगा कि हमको 3 सब्जेक्ट का पेपर देना कंपल्सरी है, मैथ, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस, इन दोनों में से कोई एक, और तीसरा है जनरल टेस्ट। मैथ के अंदर 2 सेक्शन का पेपर देना होगा, ए और सेक्शन B1, एक है सेक्शन ए और एक है सेक्शन B1। सेक्शन ए होता है कंपल्सरी सेक्शन। कंपल्सरी सेक्शन का मतलब ये है कि वो सभी बच्चों को देना है, चाहे वो BA में एडमिशन ले रहा हो, चाहे BSc में ले रहा हो, चाहे बीटेक फर्स्ट ईयर में ले रहा हो, चाहे बीकॉम में, किसी में भी ले रहे होंगे वो सभी को भी देना है सेक्शन ए का पेपर, जिसके अंदर 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो लेटरल वाले बच्चे हैं उनको सेक्शन B1 का देना है। एक चीज मैं आपको बता दूं, पिछली बार जो पेपर हुआ था उसमें इस तरह से नहीं दिया गया था, सेक्शन ए सेक्शन B1 ऐसे नहीं दिया गया था, उसमें कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए पिछली बार का जो पैटर्न था वो किस तरह से 3 पार्ट में क्वेश्चन पेपर आया था एक ही साथ। एक पार्ट में आपका इंजीनियरिंग ग्राफिक्स या कंप्यूटर साइंस था, दूसरे पार्ट में आपका जनरल टेस्ट था, पहले पार्ट में आपका ये था मैथ। हो सकता है इधर उधर हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैथ के अंदर बच्चों को ज्यादा कंफ्यूजन हुआ क्योंकि इसमें कोई चीज आपको समझना नहीं है ज्यादा। इसमें आपको सीधे क्वेश्चन दिखाई देगा, सीधे सॉल्व करना है। ग्राफिक्स और कंप्यूटर साइंस में से कोई एक चूज करना है, सॉल्व करना है, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उसको चूज करना है। लेकिन मैथ में कंफ्यूजन है। मैथ में किस तरह के सेक्शन पूछे गए थे, देखिए मैथ में आपका एक कंपल्सरी सेक्शन था, एक अप्लाइड सेक्शन था और एक कोर सेक्शन था। तो कंपल्सरी वाले सेक्शन को तो सबको करना है, जिसमें 15 क्वेश्चन पूछे गए तो सबको करना होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इन दोनों सेक्शन में से कोई एक सेक्शन आपको करना है, और आपको कौन सा करना है, जो लेटरल वाले बच्चे हैं उनको कौन सा करना है, उनको कोर करना है। इसी ध्यान दीजिए मेरी बात पे। बच्चे पिछली बार बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे, 50% से ज्यादा बच्चों ने कंफ्यूजन में बहुत गलतियां की थी। पिछली बार फर्स्ट टाइम एग्जाम हुआ था, किसी को एग्जाम के बारे में पता नहीं था, ना टीचर को ना स्टूडेंट को, इसलिए प्रॉब्लम था। लेकिन इस बार सबको पता है तो आपको भी ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। बच्चों को क्या लगा, बच्चे सोचने लगे कि हम लोग सेमेस्टर एग्जाम में तो अप्लाइड का पेपर देते हैं, अप्लाइड ही पढ़ते हैं, तो जाहिर सी बात अप्लाइड पढ़ते हैं तो अप्लाइड उन लोगों को चूज करना होगा। ये चीज उन लोगों के दिमाग में बैठा हुआ था और इसी वजह से वो गलत कर दिए। नहीं, आप ध्यान से मेरी बात सुनिए, आपको अप्लाइड नहीं चूज करना है, अप्लाइड नहीं चूज करना है, आपको कोर चूज करना है। अगर एग्जाम का पैटर्न पिछली बार की तरह रहा तो आपको कौन सा चूज करना है, कोर और कंपल्सरी। अप्लाइड आपके लिए नहीं होगा। हो सकता है कि इस बार का एग्जाम का पैटर्न इस तरह का न आए, हो सकता है कि सेक्शन ही करके पूछे, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ए और B1 आपका सेक्शन है, ठीक है। बहुत से बच्चों ने गलती क्या किया, अप्लाइड चूज किया, अब कोर को उन्होंने छोड़ दिया। और जो बच्चों ने कोर को नहीं चूज किया उनको मिले क्वेश्चन थोड़े हार्ड लेवल के। अगर आप इन दोनों का लेवल पूछेंगे तो इसमें थोड़े से क्वेश्चन टाइम टेकन आते हैं, इसमें थोड़ा सा इजी क्वेश्चन आता है क्योंकि इनको एक्स्ट्रा सब्जेक्ट का पेपर देना होता है, ठीक है ना। इसमें बच्चों को, जो बच्चे बीटेक फर्स्ट ईयर वाले हैं वो PCM का पेपर देंगे तो उनको इससे रिलेटेड चीजें मिलती हैं, लेकिन आपको इसमें एक्स्ट्रा चीजें भी देनी होती है पेपर में, इसलिए आपका लेवल थोड़ा सा इजी रखा जाता है, जिसमें थोड़ा कम टाइम लगे। तो इस कोर वाले सेक्शन में अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे जो कम समय में हो गए, लेकिन बच्चों ने जब अप्लाइड चूज कर लिया तो ज्यादा कंफ्यूज हो गए, 10-12 क्वेश्चन तक भी अटेम्प्ट करने में सारा टाइम उनका लॉस हो गया। ये एक समस्या है, ठीक है ना। आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए बार बार समझा ही दे रहे हैं क्योंकि इसके बाद भी आप गलती करेंगे। आप लोगों में से बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो जानबूझ के गलती करते हैं, जैसे उनको आदत है गलती करने का, समझने के बाद भी गलती करते हैं। कुछ बच्चे हमको फोन करके कहते हैं कि सर मैथ
हम पढ़ लिए हैं, हमको ग्राफिक्स बता दीजिए कैसे पढ़े। और उनको मैं बता दूं कि जितने लोग मैथ पढ़ लेने की बात करते हैं वो मैथ कैसे पढ़े हैं, या तो बुक से पढ़े हैं या किसी चैनल पर पढ़े हैं। और वो लोग किसका मैथ पढ़ाते हैं, वो लोग सिर्फ और सिर्फ यूजी का मैथ पढ़ाते हैं, अप्लाइड मैथ पढ़ाते हैं। वो आपको ये बताते ही नहीं है कि वहां पे कौन सा मैथ पढ़ाया जा रहा है और वो किस लेवल का है। हम लोग अपने एप्लीकेशन पे, अजय क्लासेस एप्लीकेशन पे जितना भी चीजें पढ़ाया गया है सिर्फ लेटरल वाले बच्चों को पढ़ाया गया है, वो को ध्यान में रखकर ही हम लोगों ने पूरा कंटेंट बनाया हुआ है। तो अगर आप मैथ पढ़ लिए हो कहीं से तो कोई बात नहीं है, आप अगर इस लेवल का भी तैयारी कर लेंगे तो इस लेवल के क्वेश्चन आप कर पाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बस आपने सही सेक्शन चूज किया है कि नहीं ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, बच्चा कहीं से भी पढ़े, स्टूडेंट कहीं से भी तैयारी करे, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप बस अच्छे से अपने एग्जाम पैटर्न को समझ लीजिए कि कौन सा पैटर्न आपके लिए है और किसे आपको चूज करना है, ठीक है। लेकिन एक बात और समझना चाहिए आपको, जो भी मार्केट में बुक है, ठीक है, वो बुक से जो भी पढ़ रहे हैं बच्चे वो ध्यान दें कि उन बुकों से उनको कोई बेनिफिट ज्यादा मिलने वाला नहीं है। मार्केट में ना ग्राफिक्स का कोई बुक अवेलेबल है, ना ही मैथ का कोई अच्छा बुक अवेलेबल है। हाँ, उन बच्चों के लिए अवेलेबल है जो बच्चे यूजी वाले हैं, जो फर्स्ट ईयर में जाएंगे या फिर बीए बीएससी में जाएंगे, लेकिन लेटरल के लिए कोई मार्केट में अच्छी बुक नहीं है, ठीक है। इसीलिए आपको बार बार सलाह दिया जाता है कि बुक के पीछे मत भागिए, जितना कंटेंट दिया गया उसको तैयार कर लीजिए, आपका उतने में ही सिलेक्शन हो जाएगा और अच्छा नंबर आएगा, आप देखिएगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आपको जैसे ठीक लगे आप पढ़ाई करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो भी कंफ्यूजन होगा हमसे डिस्कस कर लीजिएगा, मेरा मोबाइल नंबर है, आपको यहाँ पर हम लिख देते हैं। बहुत से बच्चों को, मेरे स्टूडेंट को तो सबको पता ही होगा, ठीक है। अजय सर, जो भी चीजें आपको एग्जाम से रिलेटेड पूछना होगा आप इस पे बेशक कॉल करके या फिर मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। आप मैसेज कर देंगे तो हमको जब भी टाइम मिलेगा हम रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो चलिए अब आज शुरू कर लेते हैं हम लोग। आज का जो सेक्शन है हमारा, सेक्शन जो कोर है, कोर मैथ, कंपल्सरी मैथ तो हमने पिछले वीडियो में ही बता दिया है, आप जाके उस वीडियो को एप्लीकेशन पर भी देख सकते हैं, यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, ठीक है। इससे पहले आपको बता दें, सेक्शन शुरू करने से पहले अब बहुत ज्यादा टाइम बचा नहीं है, एग्जाम का डेट क्लियर होते ही आपके पास बहुत है तो 15 से 20 दिन और बचे होंगे, या फिर उससे भी कम समय बचा होगा। एग्जाम के डेट आने लगे हैं, डाउट डेट तो आ ही गया है लगभग, और आपको अब अपने जो भी चीजें पढ़ी है उसको रिवीजन करना शुरू करिए, उसका रिवीजन करते रहिए, ठीक है। बहुत ज्यादा कंटेंट के पीछे मत भागिए, जितना कंटेंट है उसी को सॉलिड तरीके से तैयार करिए, उतने में ही आपका काम बन जाएगा। अगर आप मैथ्स के अंदर 20 या 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देते हैं सही, बिल्कुल, ठीक है। मैं जानता हूँ कि जो मेरे यहाँ बच्चे जो मेरे एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हैं, वो हम लोग तो कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ाते, हम लोग ग्राफिक्स पढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो ग्राफिक्स के क्वेश्चन में उनको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, मैं गारंटी देता हूँ इस बात की। अगर उन्होंने सारा लेक्चर देखा हुआ है, नोट्स बनाया हुआ है तो नहीं प्रॉब्लम आएगा, जो नहीं पढ़े उनकी बात नहीं करना है। इसमें वो आराम से जाके मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है ना। बहुत होगा तो इसमें 5 क्वेश्चन छूटेंगे, उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, जितने क्वेश्चन इसमें भी पूछे जाएंगे। पिछली बार थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है, आप जाके समझ लीजिएगा उसको। जनरल टेस्ट तो सबको एक ही जैसा होगा, जो बढ़िया से प्रिपरेशन कर रहा होगा उसका जनरल टेस्ट में अच्छा नंबर आएगा। इसके लिए आपको मार्केट में बहुत सी मैगजीन आ रही है, बुक आ रही है, किसी बुक का नाम नहीं ले सकते हैं, ऑनलाइन वीडियो में तो नहीं ले सकते हैं, तो आप लोग देख लीजिए जो भी आप लोगों को सही लगे। और कुछ कंटेंट हमारे एप्लीकेशन पर भी है, जो रीजनिंग है, जो न्यूमेरिकल एबिलिटी है, वो सारे कंटेंट, जितना बहुत ज्यादा लेक्चर नहीं है, अगर हम देखें तो रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी को मिलाकर 17-18 लेक्चर, 17-18 लेक्चर ही मार्क है। अगर उतना भी आप पढ़ लेते हो ना, उतना भी आप पढ़ लेते हो तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। केवल उतना ही पढ़ लो तो भी आपका मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएगा। बिल्कुल हुआ है, पिछली बार भी हुआ है, इस बार भी होगा। बच जाता है मैथ का सेक्शन। हाँ, मैथ का सेक्शन टीचर के ऊपर जितना डिपेंड करता है उतना ही उस स्टूडेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो कितने अच्छे से प्रिपरेशन किया हुआ है। लॉकडाउन में बहुत से बच्चों की अच्छे से पढ़ाई हुई नहीं है और वो बच्चे कंफ्यूज है कि सब कैसे हम मैथ को प्रिपरेशन करें, कैसे तैयारी करें। तो हम उनको बता दें, जो बच्चे सिलेबस, जो बच्चे कोर्स नहीं ज्वाइन किए हुए हैं वो एनसीईआरटी 12 का मैथ पढ़े। अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो किसी बुक के पीछे मत भागे, चाहे जैसे भी हो उसको प्रिपरेशन करें। वो भी सब नहीं, सिर्फ हर एक साइड का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, उस लेवल के क्वेश्चन आप पढ़ते चलिए, उतने में से ही आपको देखने को मिल जाएगा क्वेश्चन, बहुत से क्वेश्चन मिल जाएंगे। हाँ, लेकिन एक बात बता दूं कि जो बच्चे मैथ पे पकड़ बना लेंगे, कमांड बना लेंगे, अगर वो 20 से 25 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर देते हैं, ठीक है ना, वही बच्चे ध्यान देंगे कि उनका मान के चलिए कि बहुत अच्छा नंबर आएगा और सिलेक्शन लगभग उनका हो ही जाना है, ठीक है। बहुत ज्यादा चांसेस है कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा अगर इतने क्वेश्चन आप कर देते हैं। कितने नंबर, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए हम आपको बार बार करें, देखिए यहाँ पे हम नहीं बताएंगे, अभी हम यहाँ पे बताएंगे तो आप जाकर वीडियो नहीं देखोगे, उस वीडियो में आपको डिस्कस करके अच्छे से
बताया गया कितने नंबर का, कितने टाइम का, कितना नंबर है, वो सारा चीजें आपको बताया गया। इसलिए हम वहां पे जिक्र नहीं करना चाहते हैं। आप जाके जरूर उस वीडियो को देखिए, अपने एग्जाम पैटर्न को अच्छे से समझिए, क्योंकि आधा पूरा ज्ञान तो खतरनाक होता है, ये बात आप जान लीजिएगा। आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम अपना थोड़ा सा टाइम लग गया है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम अपना कोर्स सेक्शन शुरू करते हैं। वे बच्चे इस वीडियो को देखें जो लेटरल से बीटेक सेकेंड ईयर एडमिशन लेना चाहते हैं, और उनको पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए थे और क्या लेवल इस बार का होगा एग्जाम का। लगभग वही लेवल पिछली बार की तरह भी इस बार का देखने को मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम चलिए, तो हम लोग एक करके क्वेश्चन देखते हैं। जो भी क्वेश्चन हम लोग को पिछली बार पूछा गया था वो किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए शुरू करते हैं। If R is a relation on Z, the set of integer defined by x related y, if and only if mod x minus y less than equal 1, then R is reflexive, reflexive को हिंदी में कहते हैं स्वतुल्य, R is symmetric, सममित, R is transitive, संक्रामक, या फिर R is not symmetric, सममित नहीं है, transitive, not transitive यानी संक्रामक नहीं है। आपके पास यहाँ पे 5 ऑप्शन गिवन है और इन पांचों ऑप्शन को मिलाकर 4 ऑप्शन बनाए गए हैं, जिसमें आपको ये बताना है कि A एंड B दोनों सही हैं, A B C तीनों सही हैं, या फिर B और C सही हैं, या फिर A B E सही है। आजकल के जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, क्वेश्चन से ज्यादा कठिन उसके ऑप्शन है। क्वेश्चन बहुत इजी होता है, ऑप्शन में ही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या, यहाँ भी ऑप्शन, यहाँ भी ऑप्शन, सोचने लगते हैं। ऐसा कभी देखे ही नहीं रहते हैं, इस तरह का हो जाता है कभी कभी, अगर आप पहले से नहीं प्रिपरेशन करना है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, यहाँ आपको बताना है जो 5 ऑप्शन है उनमें से कौन कौन से ऑप्शन आपके सही है, ठीक है। तो ये बहुत आसान काम है, अगर आप पढ़े हुए हैं पहले से। देखिए, जो बच्चे रिलेशन एंड फंक्शन का यूनिट पढ़े हुए हैं उनको तो समझ में आएगा, और जो बच्चे पहले से नहीं पढ़े हुए उनको तो दिक्कत है। इसीलिए हम इस लास्ट टाइम में इस पेपर को लॉन्च कर रहे हैं, ताकि वे बच्चे जो सिलेबस कंप्लीट नहीं किए वो भी अपना सिलेबस कंप्लीट कर ले और उनको क्वेश्चन आसानी से समझ में आए। अगर कोई बिल्कुल अब तक नहीं पढ़ा है तो खैर उसकी तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, नहीं पढ़ा है तो वो अपना समझेगा, क्योंकि बहुत दिन से ये बात कही जा रही है कि आप पढ़ाई करिए, और अगर तो आपने कोर्स ज्वाइन करने के बाद भी पढ़ाई नहीं किया है तो फिर आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है। चलिए हम बताते हैं कि क्वेश्चन इसमें क्या कहा गया है कि इफ R इज रिलेशन एंड Z, कह रहा है कि एक रिलेशन है R जो सेट ऑफ इंटीजर, इंटीजर्स मतलब होते हैं पूर्णांक, पूर्णांकों का जो समुच्चय है उसके ऊपर डिफाइंड है, ठीक है। और एक रिलेशन गिवन है कि मॉड में x माइनस y लेस देन इक्वल 1 है। पहले आपको समझना होगा रिफ्लेक्सिव किसे कहते हैं, सिमेट्रिक किसे कहते हैं, ट्रांजिटिव किसे कहते हैं। तो हमारे पास एक सेट हो, हम थोड़ा सा समझा देते हैं फार्मूले आपको। मान लीजिए एक सेट हो जिसमें a कामा b कामा c एलिमेंट है, तो कोई भी रिलेशन आपका ऑर्डर पेयर के रूप में होता है। हो सकता है कि एक ऑर्डर पेयर a हो, b b हो, c c हो, ठीक है। ऐसे a कामा b हो सकता है, b कामा c हो सकता है, a कामा c हो सकता है, ऐसे करके रिलेशन ऑर्डर पेयर के रूप में गिवन होते हैं। तो जब भी आपको रिफ्लेक्सिव चेक करना होता है, क्या चेक करना होता है, रिफ्लेक्सिव। तो इसमें से हम जो भी रिलेशन गिवन है, कभी कभी रिलेशन में 2 ही ऑर्डर पेयर होते हैं, कभी 1 नहीं होता, कभी 3 होते, कभी 4 होते, कभी 5 होते हैं। तो जितने भी ऑर्डर पेयर गिवन है उसमें से आप एक वाले ऑर्डर पेयर को पकड़ो, इसमें से कोई एक उसको देखो। रिफ्लेक्सिव का मतलब ये है कि कोई भी एलिमेंट स्वयं के साथ रिलेटेड हो, स्वयं के साथ क्या हो, रिलेटेड हो। अगर हम यहाँ पर सपोज हमको क्या गिवन है, यहाँ पे z इंटीजर ऑफ सेट, मतलब कोई भी पूर्णांक संख्याएं हो सकती है, प्लस माइनस में ऐसे करके नंबर लाइन पे आने वाली संख्याएं। तो अब बताओ जरा हमको, यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे करके गिवन है। इसमें से अगर हम एक रिलेशन बनाएं तो रिलेशन जब भी रिफ्लेक्सिव के लिए बनेगा तो आप 1 कामा 1 2 कामा 2 3 कामा 3 इस तरह का बनेगा। तो क्या कोई 2 एलिमेंट ऐसे हो सकते हैं जो एक जैसे हों और उन दोनों को यहाँ रखा जाए तो उनका जो रिजल्ट है वो 1 से छोटा या फिर 1 के बराबर आए, 1 से कम या फिर 1 के बराबर आए। जैसे मान लो आपने 1 कामा 1 लिया, 1 कामा 1 यहाँ रखोगे तो क्या 0 आएगा, 0 1 से छोटा है, बिल्कुल है। 2 कामा 2 ले लो, 2 कामा 2 ले लो तो भी होगा, 3 कामा 3 ले लो, कोई भी एलिमेंट आप ले सकते हो इंटीजर को, और उसका स्वयं के साथ माइनस करोगे तो ऑलवेज क्या आएगा, 0। इसका मतलब रिफ्लेक्सिव तो है, रिफ्लेक्सिव तो है। अभी हम और भी चेक करेंगे, पहले तो बात पता चलेगी कि रिफ्लेक्सिव तो है। आगे देखते हैं सिमेट्रिक के लिए क्या देखा जाता है। सिमेट्रिक के लिए अगर किसी रिलेशन के अंदर a कामा b एक ऑर्डर पेयर आया हो
तो उसके अंदर बी कामा ए भी आना चाहिए। यानी कोई एलिमेंट अगर ए बी से रिलेटेड है तो बी को ए से भी रिलेटेड होना चाहिए, तभी ऐसा पॉसिबल होगा कि वो क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक कहलाएगा। ठीक है, वो क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक कहलाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि क्या हमारे पास दो ऐसे नंबर हैं जो इसको सेटिस्फाई करते हैं, और फिर उनके आर्डर को चेंज करके यानी उनके क्रम को चेंज करके देखेंगे क्या वो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। तो मान लो हमने लिया 1 कामा 2, तो 1 कामा 2 अगर आप लेते हो तो क्या ये इसको सेटिस्फाई करेगा, देखते हैं। 1 माइनस 2 मॉड के अंदर ऑलवेज पॉजिटिव नंबर होता है, -1 बचेगा 1 आ जाएगा, 1 के इक्वल सेटिस्फाई हो गया। एक बार इसको ऐसे चेक करना, तो ये तो ऑलरेडी 1 आएगा, यानी ये भी हमको दिख रहा है, सिमेट्रिक भी दिख रहा है। क्या दिख रहा है, सिमेट्रिक भी दिख रहा है। ठीक है, आपको अगर सर दो और नंबर लेके देख लीजिए तो ठीक है, हम ले लेते हैं 3 और 4 ले लो। आप 3 में से 4 माइनस करो या 4 में से 3, ऑलवेज 1 आएगा, मॉड के अंदर है तो हमेशा 1 आएगा। तो सर क्या हम 3 और 5 नहीं ले सकते हैं, ये भी तो इंटीजर है, 3 और 5 भी तो ले सकते हैं ना, नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं सर, क्योंकि 3 और 5 आपको इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करते हैं। देख लो 3 आप यहां रखोगे और -5 रखोगे तो ये तो 2 आ जाएगा, तो 1 के साथ देखना आपको, यानी हम वैसे नंबर नहीं लेंगे जो इसको सेटिस्फाई ना करता हो, पहले इसको सेटिस्फाई करने वाला नंबर लेंगे, फिर उनका ऑर्डर चेंज करके देखेंगे। तो आप हर बार या तो 3 4 ले लो, 5 6 ले लो, 6 7 ले लो, ऐसे नंबर ले सकते हो। कोई भी दो इंटीजर आप ले सकते हो, लेकिन उनका जो डिफरेंट है वो हमेशा 1 के ही बराबर होना चाहिए या 1 से ही छोटा होना चाहिए। तो ये हमको सिमेट्रिक भी दिख रहा है। ठीक है, आर ट्रांजिटिव तो देख लेते हैं 1 2 3। ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है थोड़ा समझ लीजिएगा ध्यान से, इन तीनों एलिमेंट्स की बात करना है। ट्रांजिटिव का भी हम समझा रहे थे, समझ लीजिए। अगर किसी रिलेशन में ए कामा बी हो और बी कामा सी हो तो उसी रिलेशन के अंदर ए और सी को भी होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा, संक्रामक ट्रांजिटिव कहलाएगा। ए कामा बी हो, बी कामा सी हो, तो उसमें ए कामा सी का भी होना जरूरी है। तो चलिए, क्या कोई ऐसा हो सकता है यहाँ पे 1 कामा 2 हो सकता है क्या, 1 कामा 2 बिल्कुल होगा, 2 कामा 3 बिल्कुल होगा। तो क्या 1 कामा 3 भी इसमें आएगा, 1 कामा 3 भी आएगा, नहीं आएगा सर। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 1 और 3 का जो माइनस करने पर 2 आ जाएगा, इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसका मतलब आर इज ट्रांजिटिव, बात तो गलत है, आर इज नॉट ट्रांजिटिव, एक ही ऑप्शन सही है। और अब हम चेक नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि सिमेट्रिक हो ही गया, ट्रांजिटिव हो ही गया और रिफ्लेक्सिव हो ही गया। तो कौन कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ए बी और ई। ए बी और ई किसमें मिलेंगे, ए डी नहीं, 4 वाले में देखिए ए बी और ई, ये आपका सही होगा। ठीक है, इसको और डिटेल में अगर समझना चाहते हैं तो इसको बहुत अच्छे से डिटेल में लेक्चर में समझाया गया है, लेकिन वो लेक्चर आप तभी देख सकते हैं जब आप कोई मेरे एप्लीकेशन पे मुझसे जुड़ा होगा और मेरा कोर्स ज्वाइन किया मेरा होगा। अगर आप अब से कोर्स लेना चाहते हैं तो कोर्स तो बहुत अब तो बात बहुत टाइम नहीं बचा होगा आपके पास, लेकिन ठीक है, आप लेना चाहें तो आप कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख सकते हैं उसमें, जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे। और इस समय अगर आप कोर्स लेते हैं तो कुछ डिस्काउंट भी चल रहा है। कोर्स का टोटल प्राइस तो कितना है, 1099 रुपीज है, बट इसमें आपको तीनों मिलता है, मैथ, ग्राफिक्स, जनरल टेक। बट अगर आप इस समय ज्वाइन करेंगे तो कुछ ही दिन बचे हैं, 1 साल की वैलिडिटी के साथ आपको मिल जाएगा डिस्काउंट करके। बहुत ज्यादा डिस्काउंट चल रहा है इसमें, आप क्या भी देख सकते हैं, हम ये नहीं बताएंगे कितना डिस्काउंट चल रहा है, लेकिन अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे या फिर हमको मैसेज करेंगे तो पर्सनली आपको हम बता सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये आप समझ गए, इसको आप नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। कोई डाउट होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप कर लेना इसको, ठीक है, कोई भी चीज आपको ना समझ में आ रही है तो आप इसको हमको व्हाट्सएप कर लेना। चलो इसको नोट कर लो, और नोट करना चाहते हो तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हम मेंशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन नंबर आपका पेपर में मेंशन नहीं है, तो इसलिए हम मेंशन नहीं कर रहे हैं। आप ऐसे करके एक करके गिन लीजिएगा कितने क्वेश्चन हो रहे हैं। यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया है, if the coordinates of the vertices of a triangle ABC A B and C then with the following equation represent the medium passing through A। यानी कि यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि अगर एक ट्रायंगल के जो शीर्ष है, वर्टिसेस है, वो क्या है, ABC है, ठीक है ना। ABC आपके एक ट्रायंगल के
6 दिए हुए हैं, वेटेज दिए हुए हैं। अच्छा, तो फिर आप बताइए देन, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, इनमें से कौन सा ऐसा इक्वेशन है, ये चार ऑप्शन आपको गिवन है, इनमें से कौन सा ऐसा इक्वेशन है जो इसके मीडियन को रिप्रेजेंट करेगा। मीडियन को हिंदी में क्या कहते हैं, माध्यिका, माध्यिका को रिप्रेजेंट करेगा, जो ए से पास होता है, जो ए से क्या होता है, पास होता है। हमने ऑलरेडी एक डायग्राम बनाया हुआ है, यहाँ पे देखें। अगर एबीसी आप सेंटर लेते हो, ए का जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है, बी का जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है, सी का भी, ये तीनों गिवन है, और ए से पास होने वाली जो मीडियन है, इसका आपसे क्या पूछा, इक्वेशन। तो इसको लगाना बहुत ही आसान है, अगर आप पढ़े हुए पहले से, अगर आप अरे क्लासेस ऐप के स्टूडेंट हैं, तो फिर आपको कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा बताए गए हैं, आप जाकर उसमें देख सकते हैं लेक्चर्स में, ठीक है। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन लगाना बहुत कठिन नहीं होता, बहुत आसान होता है, बस आप थोड़ा सा पढ़े रहें, आप क्वेश्चन आसानी से लगा सकते हैं। मीडियन क्या क्या होता है, जो यहाँ पर बीसी लाइन के सेंटर से जाए, ठीक है ना, यहाँ सेंटर से जाना चाहिए। अगर हमको बी और सी के कोऑर्डिनेट पॉइंट पता है, तो डी के भी तो निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं, कितने लोगों को फॉर्मूला पता है, x1 + x2/2, y1 + y2/2 और z1 + z2/2। आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, हम ये बताएंगे नहीं, आपको नहीं पता है तो जाके लेक्चर देखिए। देखिए, इसको जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 6 आएगा, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, 2 और 3 5 आ जाएगा, यानी 5/2 आ जाएगा, 3 और 1 क्या आ जाएगा, 4/2 आ जाएगा, ठीक है। आप देखते हैं, अब ये वाली जो लाइन है, यानी जो मीडियन है, जो माध्यिका है एडी, एडी का इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ एडी बहुत ही इजी फार्मूला है, x - x1 / x2 - x1, y - y1 / y2 - y1 और z - z1 / z2 - z1। यही फार्मूला होता है अगर कोई लाइन 2 पॉइंट से क्या हो रही है, पास हो रही है, तो ठीक है, बहुत ही इजी फार्मूला। देखिए कितना आसान है, x - x1, जो पॉइंट आपको यहाँ पर इससे पूछा गया है उसको हम x1 कहेंगे, ये x1 है, और ये वाला जो हमने फाइंड किया अभी, ये x2 है। यहाँ हम लिख दे रहे हैं आपको समझने के लिए, x1 y1 z1, x2 y2 z2। तो यहाँ आप क्या लिखोगे, x1 का मतलब 1 हो गया आपका, y - y1 का मतलब 2 और z - z1 हो गया आपका 1, और यहाँ x2 - x1 लिखना, यानी इसमें से इसको माइनस करके, यानी 2 बचेगा, ठीक है। y2 - y1 5/2 में से अगर 2 माइनस कर दोगे, 5/2 में से 2 यानी कि 1/2 क्या आएगा, 1/2, और यहाँ पे आपका z - z1, तो z - z1 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये आपका आया हुआ है 2, अगर आप इसको जोड़ के डिवाइड करोगे 2 से तो 2 ही आएगा, 2 में से 1 माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 1। ये आपका आंसर है। मैच करा के देख लो कौन सा आपका मैच कर रहा है, ये पहला वाला तो लग रहा है y2 नहीं, पहला वाला नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका 2 है, यहाँ पे 1 है, तो ये पहला वाला नहीं होगा, इसके नीचे 2 नहीं है तो ये भी नहीं होगा, x - 1 इसके नीचे 2 नहीं है तो ये भी नहीं होगा, अब ये बचा x - 2, ये हो सकता है, ये भी मैच कर रहा है, और ये भी 2 को आप ऊपर लाके मल्टीप्लाई करोगे 2y - 4, ठीक है। वेरी इजी क्वेश्चन, अगर आप पढ़े हुए तो बताइए इस क्वेश्चन को लगाने में कितना टाइम लगेगा और किस लेवल का क्वेश्चन है ये, पिछली बार पूछा गया था। तो अगर आप पढ़े हैं तो आपके लिए क्वेश्चन कठिन नहीं है। हाँ, अगर आप बिल्कुल पढ़े ही नहीं है तो छोटे से क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन भी आपको कठिन लगेगा, ठीक है। हमको थोड़ा टाइम लग रहा है बताने में, क्योंकि हम थोड़ा समझा रहे हैं आपको, हाथ में फार्मूले भी आपको बताना लग रहा है, इसलिए टाइम लग रहा है, लेकिन आपको वहां सिर्फ कैलकुलेशन करना है, ये प्रोसेस से कोई मतलब नहीं है आपको, ठीक है। चलिए नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो रहा होगा तो बता सकता है इस पर, ठीक है, हम जो भी डाउट्स होगा हम उसको सॉल्व कर देंगे। आप इसको नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, ये लाइन मेक्स थीटा एंगल विद ईच ऑफ द टू एक्सिस इफ दिस लाइन मेक्स एन एंगल बीटा विद द y एक्सिस such that sin square beta is equal to 3 sin square theta, then value of cos square theta। यानी एक लाइन है जो दो एक्सिस के साथ को कितना एंगल बना रही है, थीटा, और थर्ड एक्सिस जो y है, एक एक्सिस जो y बच रहा है, इसके साथ कितना एंगल बना रही है, बीटा, और एक इक्वेशन भी आपको गिवन है, sin square beta is equal to 3 sin square theta, then the value of cos square theta। हमने यहाँ पे हिंदी में भी लिखा है, आप हिंदी में भी समझ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए हम थोड़ा समझाते हैं इसको, क्या आपको एक्चुअल में गिवन है। ये हमारा z एक्सिस है, इसको हम x एक्सिस लेट कर सकते हैं,
किसी को भी x मान सकते हैं, इसको या इसको z मानना चाहिए, ठीक है ना। वैसे आप किसी को मानिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ देखिए एक ऐसी लाइन है जो z एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है और z x एक्सिस के साथ भी कितना बना रही है, थीटा, बट y के साथ बीटा एंगल बना रही है। क्या आपने कभी पढ़ा है इसको? अगर आप वेक्टर 3D पढ़े होंगे, 3D वेक्टर वाला लेसन पढ़े होंगे, यूनिट पढ़े होंगे, तो उसमें आपको ये चीज बताई गई है, ठीक है ना। जब भी कोई लाइन तीनों एक्सिस के साथ एंगल बनाए तो उस केस में हम एक फार्मूला होता है, फार्मूला हम आपको समझा देते हैं। l स्क्वायर m यहाँ पे देखिए l इक्वल टू होता है cos अल्फा, m इक्वल टू होता है cos बीटा। डायरेक्शन कोसाइन की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन कोसाइन, और n इक्वल टू होता है cos गामा। l m n क्या होते हैं? इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन, दिक्कोज्याइड। लेकिन यहाँ एंगल क्या दिया हुआ है? यहाँ पे अल्फा जो है x एक्सिस के साथ जो एंगल होता है वो है, तो यहाँ तो फिलहाल थीटा गिवन है, तो ये थीटा हो जाएगा, ठीक है। और m जो है y एक्सिस के साथ, ये तो बीटा ही है, और ये आपका फिर से क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे एक कंडीशन होती है, l स्क्वायर m स्क्वायर n स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अभी इसको हम प्रूव नहीं करेंगे, ये होता है, इसको आपको पता होना चाहिए। तो देखिए l स्क्वायर m स्क्वायर n स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, इसका मतलब ये हुआ कि cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। cos स्क्वायर को cos स्क्वायर में जोड़ दें तो 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। इतना भी तो हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा देखिएगा, इधर नीचे दिखाई दे देगा, तो 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर बीटा को हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू sin स्क्वायर बीटा। इसको इक्वेशन बना लीजिए, क्योंकि 1 माइनस cos स्क्वायर बीटा को हम sin स्क्वायर बीटा भी तो लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ बिल्कुल ठीक है। अब हमको एक्चुअल में वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? हमको तो वैल्यू फाइंड करनी है cos स्क्वायर थीटा की। यहाँ आप देख सकते हो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन हमको एक इक्वेशन पहले से भी गिवन है। यहाँ देखिए ना, sin स्क्वायर बीटा की वैल्यू ऑलरेडी हमको क्या गिवन है, 3 sin स्क्वायर थीटा। ये हो गया आपका 2 cos स्क्वायर बीटा। इसकी जगह पे हम इस इक्वेशन से कितना लिख सकते हैं, 3 sin स्क्वायर थीटा। अभी आप क्या करो, इसको उधर भेज दो, तो चलो इसको ऐसे लिखो, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा। इसको cos के फॉर्म में चेंज कर दो, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये आपका आ गया 2 cos स्क्वायर थीटा, 3 माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर 3 cos स्क्वायर थीटा को आप यहाँ लाओगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, 2 और 3 क्या हो जाएगा, 5 cos स्क्वायर थीटा। और यहाँ आपका ऑलरेडी बचा हुआ है 3, तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ गया, 3/5। क्या आपका कोई ऐसा ऑप्शन है जो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3/5 है? लग तो रहा है थर्ड सही है, ठीक है। चलिए आप चेक कर लेना, मतलब अभी तक तो मैंने जो भी इसमें प्रोसेस अप्लाई किया है ठीक है। अगर घटाने में मिस्टेक नहीं हुआ तो सही है, ठीक है ना। आप देख लीजिएगा, कोई ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन ये आपको आ रहा है ऑप्शन सही। एक क्वेश्चन और हमने यहाँ पे लिया हुआ है, इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। पहले आप इसको नोट कर लो, वीडियो को पुश करके आप इसको नोट कर सकते हैं। YouTube पे देख रहे होंगे तब इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एप्लीकेशन पे तो स्क्रीनशॉट अलाउ ही है, अब एप्लीकेशन पे स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना। तो आप इसको नोट कर लो, ठीक है। उठा दे इसको, इजी क्वेश्चन था ना। अगर आप पढ़े होंगे तो इजी लगेगा, अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चन इजी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो आप समझ ही नहीं पाओगे कि एल एम एन क्या होता है। यहाँ देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ x इक्वल टू 2 sin थीटा एंड y इक्वल टू 2 cos थीटा देन d2 by dx2 क्वेश्चन मार्क एट थीटा इक्वल टू 0। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे आपसे क्या पूछा गया है, d2 by dx2 की वैल्यू। तो जब थीटा इक्वल टू 0 पे फाइंड करना है तो पहले आपको d2 by dx2 तो निकालना पड़ेगा ना, वेरी इजी का। x इक्वल टू 2 sin थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो आपका आ जाएगा dx अपॉन d थीटा और 2 cos थीटा। एक इक्वेशन बन गया। ऐसे ही आप इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे dy by d थीटा 2 sin थीटा, बट यहां पे क्या लगेगा माइनस dy by dx चाहिए तो इक्वेशन फर्स्ट बाई इक्वेशन सेकंड करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। अगर आप इसमें इससे डिवाइड करोगे तो d थीटा से d थीटा कैंसिल हो जाएगा, dy by dx माइनस 2 sin थीटा अपॉन 2 cos थीटा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, tan थीटा। डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x
क्योंकि हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, d2/dx2 यानी हमको जो मिला है यहाँ dy/dx, इसको एक बार और x के रिस्पेक्ट में क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो आपको डिफरेंशियल आता है, डिफरेंशियल आता है तो वेरी इजी, इसका हो जाएगा dy/dx2 और माइनस tan थीटा का क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, और थीटा का x के रिस्पेक्ट में dθ/dx, तो ये आपका मिल जाएगा माइनस sec स्क्वायर थीटा। और dθ/dx की वैल्यू कहाँ है, dθ/dx यहाँ पे है, देखिए इसका अपोजिट कर दीजिए ना, dx/dθ हमको चाहिए dθ/dx, तो इसका उल्टा लिख देंगे 1/2 cos थीटा, वेरी इजी, ठीक है। अब देखिए अगर आप cos को नीचे लाओगे ना तो ये आपका मिल जाएगा -1/2 cos क्यूब थीटा। अब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है, क्या आएगा d2y/dx, तो पुट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है ना। अगर आप पुट करते हो तो क्या आ जाएगा, cos 0 की वैल्यू क्या होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 का क्यूब भी क्या आएगा 1 -1/2 ऑप्शन तो मिल रहा है, ठीक है, अगला ऑप्शन तो मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरी इजी क्वेश्चन। अगर आप देखेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने पूरा मतलब लेक्चर में पीडीएफ में हम लोग इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा लगवाए हुए हैं। तो आप खुद से सोचिए कि आप दुनिया भर के कंटेंट के पीछे भाग रहे हो, वो बुक ले रहे हो, वो चैनल पे जा रहे हो, वो यूट्यूब का देख रहे हो, वो एनसीईआरटी पर पता नहीं क्या क्या पढ़ रहे हो, जबकि आपको जो हम लोग पढ़ाए हैं अगर आप उसको ही देख लो तो इस तरह के क्वेश्चन आप आसानी से बना लोगे। आप देखो तो एक बार लेक्चर में देखोगे तो मैथ में ऐसे क्वेश्चन तो आपको इजीली दिखाई देंगे, हर एक लेक्चर में अगर जो भी यूनिट है उसमें आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए ये आप दोनों क्वेश्चन नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको इस तरह का क्वेश्चन आना ही चाहिए लगाने, क्योंकि अगर आप एसेंशियल पढ़े होंगे तो आपको इस तरह के क्वेश्चन सिखाए गए हैं, ठीक है। अगर आपने मेरा लेक्चर देखा होगा तो आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बताए गए हैं और बहुत ही इजी तरीके से आप इसको कर पाओगे। आपको ऐसा बताया गया पैटर्न, देखिए इस तरह के बहुत से क्वेश्चन होते हैं, 6 टाइप के क्वेश्चन, इसमें 6-7 टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैसे मान लीजिए कभी आ जाता है y = sin x, रूट में ऐसे करके आता है sin x, फिर रूट में sin x डाटा इंफिनिटी, इसी की जगह पे tan हो सकता है, cos हो सकता है, फिर ऐसे भी आता है cos x के पावर में, cos x के पावर में, cos x के पावर में, डाटा इनफाइनाइट। ये सभी क्वेश्चन एक ही पैटर्न से लगते हैं, इसमें कुछ भी आपको करना नहीं होता है, बस आपको पता होना चाहिए कि करना क्या है। x = जो भी हमको बार-बार रिपीटेड फॉर्म में मिल रहा है, आप देख रहे हैं e⁻y तो सभी रिपीटेड फॉर्म में है, कब तक है, इनफाइनाइट टर्म तक है। तो इसको हमको सिर्फ लिखना है e⁻y, और ये देखिए यहाँ पे x गिवन है ना यहाँ पर, तो हमको इसकी जगह पे ये जो सामने की जितने भी पार्ट हैं इसकी जगह पे टोटल हमको क्या लिख देना है x, एक टर्म को छोड़ देना है, उसमें साथ में पावर में x को ऐड कर लेना है। कभी कभी क्या होता है सिर्फ क्वेश्चन में यही लिख देता है, इसको लिखता ही नहीं, ये दे देगा, ये दे देगा। तो इससे हम जान जाएंगे कि अगर dy/dx है तो हमको यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, ठीक है, हमको यहाँ पे x लिख लेना होगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी y गिवन है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को फंसाया है, एक्चुअल में क्वेश्चन ऐसे गिवन होता है, आप बुक प्रोग्राम देखेंगे ना कैसे देगा e⁻x + e⁻x + e⁻x ऐसे करके देगा। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ y दे दिया है, यहाँ x दे दिया है, नो कंफ्यूजन, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। आपको जो यहाँ लिखना रहेगा वही यहाँ पे लिखना होगा, एक टर्म को छोड़ देना है, बाकी आपको वही लिखना है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, आप थोड़ा खुद सोचिए इसमें क्या कर सकते हैं आप इसमें क्या कर सकते हैं, तो आप इसमें log ले सकते हैं, दोनों साइड log x ले लो, जैसे ही आप log लेंगे तो पावर आगे आ जाएगा, x + y को आगे लिख दो, log बेस की हो जाएगा, यहाँ बेस में तो ऑलरेडी ही होता है, log हो जाएगा, किसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। इसका मतलब आपको मिल गया log x = x + y। x को चाहो तो आप यहाँ मिला सकते हो, तो इसका मतलब y = हो जाएगा आपका log x - x, और डिफरेंशियल कर दो dy/dx, इसका हो जाएगा 1/x, इसका हो जाएगा 1, थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और मिला लो ऑप्शन 1 - x/x। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, आप लगा सकते थे इसको, क्वेश्चन कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आपने पढ़ा है तो क्वेश्चन आपके लिए इजी है, नहीं पढ़ा होगा तो थोड़ी समस्याएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ sin इनवर्स 1 - x - 2 sin इनवर्स x = π/2 देन x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है।
देखिए ये क्वेश्चन हम फिर से लिख दिया है क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हम टाइम लेके क्वेश्चन को नहीं लगाएंगे। आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, प्रोसेस हम बता देते हैं, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि आप क्वेश्चन देखते ही इसको लगाना शुरू कर देते हो। कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन ऑप्शन से भी बन जाता है। अगर आप इस क्वेश्चन को देखो, sin इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 sin इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। एग्जाम में हमेशा एक बात का ध्यान रखें कि आपको दोनों साइड से सोचना चाहिए। क्वेश्चन को लेके ऑप्शन देखना चाहिए, तो ऑप्शन को लेके कभी-कभी क्वेश्चन पे भी ट्राई करना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए भी जाते हैं जिसमें आप अगर क्वेश्चन को लगाने बैठोगे तो इतना टाइम लग जाएगा और आंसर भी उस पे आने की संभावना कम होती है, ठीक है। जैसे इसी क्वेश्चन को अगर तुम सॉल्व करोगे तो पहले 2 sin इनवर्स x को sin में चेंज करना पड़ेगा, या फिर आप इसको इधर भेजकर आप cos इनवर्स x में भी कन्वर्ट कर सकते हो, फिर सॉल्व कर सकते हो, लेकिन उसमें टाइम टेकिंग मेथड है, काफी लेंथी प्रोसेस है, ठीक है ना। ये एनसीईआरटी 12th का क्वेश्चन है इनवर्स फंक्शन का, आप जाकर तो उसमें जाके देख सकते हैं, ठीक है। 16 नंबर पे दिया हुआ लास्ट वाली एक्सरसाइज में, वहां पर भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। इसलिए हम बार-बार आप कहते हैं कि आप एनसीईआरटी 12 का जो मैथ है उसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको जरूर पढ़ लीजिए, ठीक है ना। वो आपको बहुत बेनिफिट देंगे एग्जाम में। तो देखिए क्या करना है इस क्वेश्चन को लगाने के लिए, आप वहां पे देखोगे इसका प्रोसेस बहुत लेंथी मिलेगा आपको, लेकिन आप ऐसे इस क्वेश्चन को लगाओ, आप सीधे ऑप्शन को ही सेटिस्फाई करा दो। अगर ये इक्वेशन की वैल्यू x इक्वल टू ये जो चारों वैल्यू दी हुई है इनमें से कोई है तो इसको सेटिस्फाई करेगी, यानी x इक्वल टू 0 अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो यहाँ क्या मिलेगा, sin इनवर्स 1। अब sin इनवर्स 1 और ये 0 हो जाएगा, इसको छोड़ दीजिए, इक्वल टू पाई बाई 2, x इक्वल टू 0 तो सेटिस्फाई कर दिया। आगे देख लेते हैं 1 अगर आप यहाँ रखोगे तो ये 0, ये 1 पाई बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा, पाई आएगा तो माइनस पाई आएगा, कोई फायदा नहीं, पाई बाई 2 नहीं आएगा, यानी इस पे तो सीधे सीधे नहीं हो रहा है। 1/2 पे चेक कर लो, x इक्वल टू 1 पे भी हम दिखा देते हैं, कई बार आपको कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ 0 हो जाएगा, -2 sin इनवर्स 1 हो जाएगा, तो ये तो 0 0 हो गया, -2 और ये पाई बाई 2 होगा तो यहां से कट जाएगा तो माइनस पाई, नॉट इक्वल टू पाई बाई 2। अगर आप x इक्वल टू 1/2 पर भी चेक करोगे तो एक 1/2 अगर आप यहां पे पुट करते हो तो यहां sin इनवर्स 1/2 आ जाएगा, माइनस करोगे तो अब -2 sin इनवर्स 1/2 आ जाएगा। ये दो बार है, ये एक बार इसको माइनस कर दो तो माइनस sin इनवर्स 1/2। अब 1/2 पाई बाई 6 की वैल्यू होती है 30 डिग्री की, तो ऐसे ही नहीं सेटिस्फाई होगा, हम लिखेंगे नहीं। ऐसे ही x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 तो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, वैसे ही नहीं आएगा, यानी केवल एक ऑप्शन हमको मिला वो भी x इक्वल टू 0। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ओनली ए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से सॉल्व हो गया, लेकिन अगर आप प्रोसेस से लगाओगे क्वेश्चन को काफी लेंथी होगा और आप फंस जाओगे, ठीक है ना। तो कुछ क्वेश्चन ऑप्शन से भी बनते हैं, आपका दिमाग एक्टिव होना चाहिए, और एक्टिव कब होगा, जब आपका प्रैक्टिस होगा अच्छे से, जब आप प्रैक्टिस किए रहोगे तो आपका दिमाग काम करेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड रेखा x प्लस y इक्वल टू 2 से घिरे छोटे क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा। देखिए क्वेश्चन, चूंकि क्वेश्चन पेपर मेरे पास हिंदी में है, बार-बार हमको उसको ट्रांसलेट करना पड़ता है, ठीक है ना। तो हमको ट्रांसलेट करके लिखना पड़ता है, इस वजह से हम क्या किए हैं, जो क्वेश्चन इजी है, जो आपको नॉर्मली समझ में आ जाएगा, उसको ट्रांसलेट नहीं कर रहा है, और जो नहीं समझ में आएगा उसको हम ट्रांसलेट कर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विद x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड रेखा x प्लस y इक्वल टू 2 से घिरे छोटे क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा। देखिए इस क्वेश्चन को इंग्लिश में नहीं लिख रहा है, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन पेपर मेरे पास हिंदी में है, बार-बार कन्वर्ट करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिखना पड़ रहा है, ठीक है ना। जो क्वेश्चन इजी है, जिसका लैंग्वेज इजी है, वो आप इंग्लिश हिंदी दोनों मिक्स करके भी समझ सकते हो। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें इंग्लिश कंपलसरी होगा, हिंदी कंपलसरी होगा, हम लिखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन में क्या कहा गया। आपको एक सर्कल गिवन है, एक लाइन गिवन है, दोनों के बीच में एरिया है, कुछ छोटा एरिया आपको फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको समझना होगा ये किसका क्वेश्चन है, ये आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपने पढ़ा होगा इंटीग्रेशन अच्छे से, और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन आपने पढ़ा होगा तो आप अच्छे से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। सबसे पहले आप ये समझिए कि इक्वेशन जो गिवन है ये सर्कल का है, तो सर्कल कहां बनेगा आपका, ओरिजिन पॉइंट इसका, जो इसका सेंटर होगा ओरिजिन पॉइंट पर होगा, ठीक है ना, ये x हो गया। और यहाँ पे जो रेडियस इसका है वो 2 है, यहाँ हो जाएगा आपका 2,0, ये भी 2 है, ये 0,2 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको ये रेखा रिप्रेजेंट करनी है, इसमें ये रेखा कहाँ होगी ये नहीं पता है, तो इस रेखा को पहले पता करना पड़ेगा कि ये रेखा आपका कहाँ होगा, यानी ये लाइन कहाँ पे यहाँ ड्रा होगी, ताकि एरिया पता चले कि वो एरिया कौन सा है जो हमको फाइंड करना है। तो इसके लिए आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप इसका
और पॉइंट निकालकर आप उस लाइन को ड्रा कर लो, या तो आप इन दोनों को सॉल्व कर लो, जो सेक्शन पॉइंट है उसको मिला लो। सॉल्व करना बहुत इजी काम है। देखो आपको एक इक्वेशन गिवन है, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, यहाँ पे रख दो 2 - x का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। आप देखोगे कि ये x स्क्वायर, ये 4 + x स्क्वायर - 4x इक्वल टू 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये आ गया 2x स्क्वायर - 4x इक्वल टू 0। आपका 2x कॉमन है, x - 2 इक्वल टू 0। एक बार x इक्वल टू 0 कर लो, एक बार x इक्वल टू 2 कर लो, आपको दो वैल्यू x की मिल ही गई। और x की जैसे ही वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू 2 आ जाएगी, और x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब देख रहे हो आपको दो पॉइंट यहाँ पर मिल गए, एक मिला 0 और 2, 0 और 2, और एक मिला 2 और 0। यानी जो लाइन है यहाँ पे सेक्शन करेगी दोनों जगह पे, ठीक है ना, ऐसे मिला दीजिए। और इसके बीच में कौन सा छोटा एरिया है, बोला गया है छोटे क्षेत्र का, यानी स्मॉल जो रीजन होगा इसका स्मॉल एरिया जो होगा उसकी बात कर रहा है, ये वाला आपसे पूछ रहा है, ठीक है। और कितना एरिया है इसको लगाना, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो हम क्या करने वाले हैं, 0 और 0 से लिमिट शुरू करेंगे यहाँ तक, और पूरा एरिया निकालेंगे एक हिस्से का, ये पूरा एक पार्ट का एरिया निकाल के ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे, वैसे ही एरिया निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या आपको फार्मूला पता है, पहले ये बताइए। अगर आपने पढ़ा ही नहीं है तो फार्मूला कहां से पता होगा आपको, इसका फार्मूला होता है y dx। एरिया का फार्मूला क्या होता है, a to b, अगर आप लिमिट x एक्सिस पे ले रहे हो तो y dx, ठीक है। y की वैल्यू कहां से निकालेंगे, सर्कल के इक्वेशन से। तो ये आ गया आपका लिमिट 0 से 2, 0 से 2। सर्कल का इक्वेशन क्या है, सर्कल का इक्वेशन आपका हो जाएगा 4 - x स्क्वायर रूट में, क्योंकि y जैसे ही आप इसको यहां ले लोगे तो y रूट में दे देगा वैल्यू, ठीक है। तो 4 - x स्क्वायर dx। अब यहाँ एक और प्रॉब्लम, इसका भी फार्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर इसका ही फार्मूला आपको नहीं पता है, और माइनस यहाँ देखना, यहाँ माइनस करना पड़ेगा ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम ले दो आप OAB, आपको माइनस करना पड़ेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। तो वो तो इजी है, उसमें क्या प्रॉब्लम है, बस इसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए। आपने कभी इंटीग्रेशन के अंदर ये फार्मूला पढ़ा है, पढ़ा तो होगा ही, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं लीड की तो इतना तो आपको पता ही होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका फार्मूला होता है 1/2 x रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 sin इनवर्स x बाय a प्लस c। वेरी इजी, बिल्कुल इजी। तो यहाँ पे भी आप 4 को क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर लिख सकते हो ना, यानी कि a की वैल्यू यहाँ पे क्या मिल जाएगी, 2 इसमें पुट कर दो। तो जैसे ही आप इसमें पुट करोगे तो 1/2 x की जगह पे x होगा, और ये हो गया आपका 2 यानी कि 4x स्क्वायर माइनस नहीं प्लस a स्क्वायर बाय 2 यानी कि 2 का वर्ग 4/2 sin इनवर्स x बाय 2। x का मतलब क्या है, यहाँ पे x ही है, लेकिन a का मतलब आपका 2 है, और लिमिट आपको पुट करना होगा 0 से 2। साथ में ही आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB भी करना है। तो इसका एरिया क्या होगा, अरे जिसका बेस भी पता है, हाइट भी पता है, उसका एरिया क्या होगा, इजी होगा, 1/2 बेस इनटू हाइट। बस अपर लिमिट आप यहाँ पे पुट करोगे 0 हो जाएगा, जैसे ही यहाँ पे अपर लिमिट पुट करोगे पूरा 0, यहाँ पुट करोगे तो ये आपको मिलेगा 2 sin इनवर्स 1, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब लोअर लिमिट में ये भी 0, ये भी 0, बहुत बढ़िया, ये कट गया, -2 आया। इसको थोड़ा सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा π/2 -2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो कितना आ गया π-2। क्या कोई ऑप्शन है, π-2, यस। सेकंड, बहुत ही इजी प्रोसेस पे क्वेश्चन है। देखिए कितना नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया है, अगर आप नॉर्मल तरीके से भी पढ़े होंगे तो क्या ये क्वेश्चन आप कर नहीं लेंगे। हाँ, जिनको फार्मूले ही नहीं आता है, जो बिल्कुल पढ़े ही नहीं, जिनका इंटीग्रेशन पे कमांड ही नहीं है, उनके लिए तो प्रॉब्लम है। तो वो क्या करें, थोड़ा सा अच्छे से इसको पढ़ ले, टाइम है पढ़ सकते हैं, कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है, आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसको नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। थोड़ा सा यहाँ पे कट गया था, आप इसको थोड़ा सा एक बार और समझ लीजिए, ठीक है ना। ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, इसको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसको माइनस कैसे करेंगे, 1/2 बेस इनटू हाइट, इसका एरिया निकालेंगे, एरिया निकाल के आप यहाँ पे 2 माइनस कर दोगे, यहाँ पर लिमिट पुट करो, लोअर लिमिट पुट करोगे और सॉल्व करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है।
तो थोड़ा सा ये कट रहा था, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ x greater than 0 less than pi and matrix 4 sin x minus 3 minus 1 sin x is singular, then x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। यानी कि एक मैट्रिक्स जो गिवन है ये सिंगुलर है और x पे कुछ कंडीशन अप्लाई हो रही है, x की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी हो सकती है और पाई से छोटी हो सकती है, और एक ऐसा मैट्रिक्स है सिंगुलर, सिंगुलर को हिंदी में कहते हैं अव्युत्क्रमणिक। तो x की वैल्यू आपको पता है कि व्युत्क्रमणीय और अव्युत्क्रमणीय यानी सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं। अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स है इसका मतलब इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगी, 0, ठीक है। आपने पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे, अगर मैट्रिक्स आपने पढ़ा होगा तो इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। क्लास मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4 sin स्क्वायर x, और यहां पे आप मल्टीप्लाई करोगे -3 -1 तो क्या हो जाएगा +3 इक्वल टू, सॉरी माइनस होगा क्योंकि बीच में माइनस होता है, यानी 4 sin स्क्वायर x इक्वल टू आ गया आपका 3/4। यहां से आप x की वैल्यू निकालोगे, sin x की वैल्यू निकालोगे तो sin x की जो वैल्यू आएगी प्लस माइनस रूट में 3/2 आएगी। लेकिन अगर आप माइनस वैल्यू चूज करोगे ना तो ये पाई के बाहर चला जाएगा, क्योंकि sin 0 से लेकर 180 तक क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो आप कौन सी वैल्यू ले सकते हो, केवल आप ले सकते हो √3/2 अकॉर्डिंग टू क्या, जो कंडीशन गिवन है 0 एंड पाई, ठीक है। अब आपको देखना है कि ऑप्शन क्या है होगा, तो इसकी वैल्यू कब होती है √3/2, π/6, सॉरी π/3 पर 60 डिग्री पे क्या होता है √3/2, तो 60 डिग्री का मतलब π/3, π/3 किसमें है, इसमें भी है इसमें भी है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका जो π/3 है ये आपका ये भी ठीक है, लेकिन π/6 क्या इसमें एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे π/6 का मतलब 1/2 हो जाएगा 30 डिग्री, ये नहीं आएगा, ये ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। क्योंकि ये π/3 पे π/3 अगर आप लेते हो तो ये वैल्यू गिवन, ये वैल्यू सेटिस्फाई हो जाएगी, और 2π/3 पे देखो कितना आएगा, sin 2π/3 का मतलब कितना होता है 120 डिग्री, हाँ। तो sin 120 डिग्री को कितना लिख सकते हो आप, वैल्यू याद है, नहीं याद है, कोई बात नहीं, नहीं याद है तो आप क्या लिखो, sin 120 डिग्री को आप लिख सकते हो sin 90 डिग्री प्लस 30, साइन को cos में चेंज कर दो, सेकंड डिग्री में पॉजिटिव होता है √3/2, यानी कि ये वाली वैल्यू क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। ये तो होगी ही नहीं, ये तो होगी ही नहीं, ये भी नहीं होगी, ये दोनों से मैच करा लिए, क्लियर है। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना ही नहीं था, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज जरूर करना है, क्योंकि ऐसे ही गलतियां कर देंगे आप, माइनस ध्यान दे देंगे, यहाँ पे x पे कंडीशन ध्यान दे देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, इसको नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे दो क्वेश्चन हमने लिया है, ठीक है। एक क्वेश्चन इंटीग्रेशन का है और एक क्वेश्चन रिलेशन एंड फंक्शन का है, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी 12th के बुक से लिया गया है, ठीक है ना। अगर आप देखना चाहें तो आप जाके वहां पे आप रिपीट क्वेश्चन में देख सकते हैं एक्सरसाइज के अंदर। इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, क्वेश्चन इजी है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए इंटीग्रेशन का। हाँ, ये क्वेश्चन आपको लगाने से पहले थोड़ा सा प्रैक्टिस भी होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन को पता लगना चाहिए कि कैसे इसमें क्या पुट करना है, क्या कॉमन लेना है, ताकि आप इस क्वेश्चन को लगा सकें। चलिए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। यहां पे आप x³ को कॉमन कर लो, 1/3 भी कॉमन होगा पावर में। जैसे ही आप x2 को कॉमन करोगे तो x/x³ हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 1/3 डिवाइड बाय 4 dx। यहां से 3 से 3 कैंसिल होगा, एक x जो बचेगा इसको कैंसिल कर देगा। लिमिट है 1/3 to 1, तो यहां हो जाएगा x/x³ -1 टू द पावर 1/3 और डिवाइड बाय x³ dx, ठीक है। अब आपको इसमें पुटिंग करना होगा। यहां पे देखिए, अगर आप देखोगे तो यहां x आपका कैंसिल होता है, यहां स्क्वायर बचेगा, तो पुटिंग क्या करना है इसमें, ये जो ब्रैकेट के अंदर का फंक्शन है x² -1, इसको tq मान लीजिए। tq क्यों माने, tq इसलिए क्योंकि 1/3 है तो t यहां पर पुट करने से पावर यहां पर कैंसिल हो जाएगा, और इसका डिफरेंशियल करते हैं, जो भी पुट करते हैं इसका डिफरेंशियल करते हैं, इसको ऊपर ले जाएंगे, पावर आगे लाएंगे, ये होल क्यू हो जाएगा 0 3t dt/dx, 3t² dt/dx, और लिमिट भी चेंज करेंगे। अगर 1/3 यहां रखते हो तो t की वैल्यू क्या आएगी, 1/3 यानी 1/9, 9 ऊपर आ जाएगा, और 1 माइनस हो जाएगा 8, 8 का क्यूब कितना आता है 2, और 1 रखने पे 0 आएगा, तो 0 का क्यूब 0, ठीक है ना।
तो अभी लिमिट नहीं चेंज करना, नेक्स्ट स्टेप पे लिमिट हम चेंज कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है देखिए ध्यान से थोड़ा सा। इसको तो हमने लेट कर लिया है टी क्यू लेट करेंगे, पावर में भी 1/3 है और यहाँ देखिए -2y इसको लिख सकते हैं 1/x क्यू dx इक्वल टू 3t² माइनस 3t, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो इसको आप यहाँ लिख दो -3t² dt, ठीक है ना। और इसमें जो कांस्टेंट है इसको आप बाहर लिखो ऐसे, यहाँ पे भी केवल t बचेगा, यहाँ t² यानी t³ dt। इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा t⁴/4। और लिमिट क्या होगा, लिमिट आप यहाँ देख लो, यहाँ लिमिट कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पे अगर 1/3 रखोगे तो लोअर लिमिट यहाँ रखने से क्या आ जाएगा 1/9 यानी कि 9 ऊपर आएगा, -1 कम हो जाएगा 8 का क्यूब 2 आएगा और यहाँ 0, यानी लिमिट हमको मिला 2 से 0। अब हम इसको पुट करते हैं, ठीक है। जैसे आप इसको यहाँ पे लिमिट पुट करोगे तो अपर लिमिट पुट करने से पूरा 0 हो जाता है -3/2, और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो -0 माइनस लोअर लिमिट 2 का 16/4 हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका आ जाएगा, माइनस से तो प्लस हो गया और ये हो गया 4 तो -3 और 2 यानी कि ये प्लस हो जाएगा 6 आंसर आएगा इसको, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका 6 आंसर आएगा। 6 यहाँ पे कोई आंसर है, बिल्कुल है 3 नंबर पे। तो ये क्वेश्चन आसान था, लेकिन पहले से इस क्वेश्चन में प्रैक्टिस होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन आप लगा पाएंगे, नहीं तो लगा नहीं पाएंगे, ठीक है ना। अभी देखिए कुछ क्वेश्चन आगे आपको इजी मिलेंगे, वो क्वेश्चन आपको बताएंगे नहीं लेकिन हिंट देंगे, आप खुद से भी कर पाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, इसमें कुछ भी नहीं करना है, इसमें आपको 2 सेट दिया है ए और बी, और दोनों सेट के अंदर कुछ रिलेशन गिवन है और आपसे पूछा गया है कि क्या ये रिलेशन जो गिवन है ये एक तरह का फंक्शन है, और फंक्शन है तो कौन सा फंक्शन है, 1 1 है, n 2 या फिर फंक्शन ही नहीं है, ये आपको बताना है। तो अगर आप फंक्शन की डेफिनेशन और रिलेशन की डेफिनेशन अच्छे से पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे कि जब भी कोई फंक्शन बनता है तो उस केस में क्या होता है कि सेट ए, कोई रिलेशन एक फंक्शन कहलाता है अगर सेट ए का सभी एलिमेंट यानी जितने भी एलिमेंट है सबका यूनिक इमेज बी में मिले। यूनिक का मतलब ये है, यूनिक शब्द का मतलब क्या हुआ, यूनिक वर्ड का मतलब क्या है कि ए का रिलेशन सिर्फ किसी एक एलिमेंट के साथ हो, न कि एक से ज्यादा। यानी ए का रिलेशन 1 के साथ भी दिख रहा है और ए का रिलेशन 3 के साथ भी दिख रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। आपको याद होगा जब पढ़ाया गया था तो आपको बताया गया होगा कि यहाँ यूनिक इमेज मिलना चाहिए, यानी ए के पास सिर्फ एक ही ऐसा अवयव हो जिससे कनेक्टेड हो, किसी और अवयव से ये कनेक्टेड नहीं होना चाहिए, किसी और एलिमेंट से इसको कनेक्ट नहीं करना, ठीक है ना। अगर ऐसा है तो फिर ये फंक्शन ही नहीं है। तो यहाँ पर कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, आप a * b में f एक फलन यानी फंक्शन नहीं है पर टिक करिए और ये क्वेश्चन आपका इजी बन जाएगा। कुछ भी इसमें करने की जरूरत नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन था। अगर आपको कांसेप्ट पता है तो तुरंत लगा लोगे। तो ये 2 क्वेश्चन और आप नोट करो, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे कहा गया है यदि बिंदु 2, 3, λ, -1, 0, 4 संरेखी कोलिनियर है। देखिए 3 पॉइंट कोलिनियर पॉइंट गिवन है, आपसे λ की वैल्यू पूछा गया, तो इसको हम नहीं बताएंगे क्योंकि इसको आप लगाइएगा और λ की वैल्यू बताइएगा। आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई भी 3 पॉइंट से जो कि कोलिनियर है, अगर एक ट्रायंगल बनाया जाए तो इस ट्रायंगल का जो टोटल एरिया है वो 0 होता है। यानी कि अगर ये पॉइंट भी यही इसी लाइन पे आ जाएगा, यानी तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे होंगे, कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन पे होना, संरेखी होना, तो इसका मतलब जो ट्रायंगल बन रहा है उसका एरिया क्या होगा 0। तो आपको बस क्या करना है, ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला लगाना है, जो क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है आपको पता होना चाहिए 1/2। बहुत बच्चों को ये फार्मूला याद ही नहीं होता है, तो आज हम इसको याद करना भी आपको सिखा ही देते हैं, ठीक है। यही होता है ना 1/2 x1 x2 x3 ब्रैकेट में कुछ होता है y1 y2 ऐसे करके होता है, तो वो अक्सर कंफ्यूज होता है बच्चों को। कोई बात नहीं है, आगे आ जाएगा। देखिए आपको यहाँ लिखना है 23 31 12। 23 का मतलब y2 - y3 y3 - y1 और y1 - y2, बस ये फॉर्मूला लिखना है और इसका ट्रायंगल 0 लेना, एरिया 0 लेना है और इसमें आपको पॉइंट पुट करना है, लैम्डा की वैल्यू
फाइंड हो जाएगी बहुत इजी तरीके से। और ये फॉर्मूला याद रखिएगा 23 31 12, ठीक है, काफी इजी है। इस क्वेश्चन को देखिए और इसका रिप्लाई करिएगा आप लोग, ठीक है ना, हमको बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन इसमें आपका सही आ रहा है। अगर आप देखेंगे और रिप्लाई करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि आपने यहाँ तक क्वेश्चन देखा हुआ है और आपने रिप्लाई किया हुआ है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ देखिए sin 2 cot इनवर्स माइनस 5/12, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए इसको हम बता देते हैं। क्या आप इसको 10 लिख सकते हैं, 10 इनवर्स, सर 10 लिखेंगे तो 12 को ऊपर लिखना पड़ेगा, 5 को नीचे लिखना पड़ेगा और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। ये माइनस को बाहर करेगा यहाँ पे, तो ये हो गया sin -2 10 इनवर्स 12/5, कोई बात नहीं। sin माइनस को फिर बाहर कर देगा, तो sin 2 10 इनवर्स -12/5। 2 10 इनवर्स x का फार्मूला sin के फॉर्म में क्या आपने पढ़ा है, sin इनवर्स x के फॉर्म में होता है 2x/1 + x²। मतलब 10 इनवर्स 12/5 को अगर आप यहाँ लिखते हैं तो आपको लिखना होगा sin इनवर्स 2 × 12/5 और डिवाइड बाय यहाँ पे जब आप रखोगे 1 + 144/25, तो ये आपका आ जाएगा 24/5, ऐसे लिख दो 24/5, 25 ऊपर और ये हो जाएगा 169, 5 टाइम 24 × 5 कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 120 120/169। तो आपको जो ये वैल्यू मिली है वो sin इनवर्स के साथ मिली है। तो जब आप इसकी जगह पे इतना वैल्यू आप पुट करोगे तो माइनस sin इनवर्स 120/169, यानी कि यहाँ sin से sin हट जाएगा, प्रॉपर्टी होती है, तो -120/169 आंसर है। बताइए तो -120, देखिए दोनों ऑप्शन दिया हुआ है बट इसमें माइनस वाला ही आपका सही आना चाहिए, ठीक है, ये आपका ऑप्शन सही होना चाहिए। तो चलिए दो क्वेश्चन ये भी नोट करिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन पीछे कंटिन्यूटी का जुड़ा हुआ है, उसको ये मत सोचिएगा कि हम छोड़ दिए हैं, उसको भी हम बताएंगे, थोड़ा उसको रूल बताना है, इसलिए पहले जो इजी क्वेश्चन है उसको देख लीजिए, उसमें कुछ रूल्स हैं आपको समझा देंगे, उसको भी बता देंगे नेक्स्ट पार्ट में। पहले इसको आप नोट कर लो, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन और हमने लिया है यहाँ पर, देखिए यहाँ पे इसमें 4 क्वेश्चन लिए और चारों क्वेश्चन बहुत इजी है, ये आपके लिए है, आप लगाएंगे, ठीक है ना। इसमें हम थोड़ा थोड़ा आपको हिंट दे देते हैं, आप लगा लीजिएगा। देखिए एक इक्वेशन गिवन है, 2 टाइम डिफरेंशियल करना है और बताना है कौन सा ऑप्शन सही है, ये आपका काम है। एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और इसका आईएफ फाइंड करना है, समाकल गुणांक, इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना है, ठीक है ना। इंटीग्रल फैक्टर आपने पढ़ा होगा, ये आप लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जब पढ़ाया गया होगा आप लोगों को एनसीईआरटी 12th में, या फिर आपको पढ़ाया गया होगा अप्लाइड मैथ थर्ड में, ठीक है ना। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल के स्टूडेंट होंगे, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट होंगे तो जरूर आपको ये पढ़ने को मिला होगा, आईटी में भी है। सिविल के अगर होंगे तो आपको ये वहां नहीं मिला होगा, बट आपको इंटर क्लास में भी पढ़ाया गया होगा, ठीक है। अगर आप कहीं नहीं पढ़ेंगे तो आपको मेरे एप्लीकेशन पे ये सारी चीजें डिटेल में पढ़ाई गई है, ठीक है ना। तो इसमें आपको क्या करना होता है, इसको आपको थोड़ा सा सॉल्व करके हम बता देते हैं कि इसमें आपको क्या करना है। इसको पहले आपको dy/dx, ध्यान दीजिए, dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q के फॉर्म में इस इक्वेशन को लिखना होता है, यानी cos x को हमको यहां से हटाना होगा, तो cos x हटाओगे तो cos x से डिवाइड कर दो, तो जैसे आप cos x से डिवाइड करोगे तो इसमें आ जाएगा dy/dx, यहां हो गया y और यहां बन जाएगा tan x और यहां क्या हो जाएगा sec x, 1/cos x क्या बन जाएगा sec x। और जैसे आप कंपेयर करोगे तो y का कोएफिशिएंट p है, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 10 है, इसका मतलब आपको p की वैल्यू क्या मिल गई 10x और q की वैल्यू क्या मिल गई sec x। बट आपसे क्या पूछा गया, आपसे ओनली if पूछा गया है, तो if का फार्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन p dx, इंटीग्रेशन p dx होता है फार्मूला, e टू द पावर p dx करना है 10x dx। अब 10x का इंटीग्रेशन भी आपको पता होना चाहिए, तो 10x का इंटीग्रेशन भी बच्चों को भूल जाता है, तो sin x/cos x ये होता है, cos x को पुट करने से sin x आता है, तो इसका फार्मूला होता है डायरेक्टली e टू द पावर log cos x, साथ में क्या हो जाता है माइनस, क्योंकि इसका डिफरेंशियल नेगेटिव होता है,
लेकिन अगर आप इसको sec x लिख दोगे तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। और एक और रूल होता है कि अगर यहाँ e है यहाँ भी e है तो ये हट जाएगा, ये आपका क्या होगा, हट जाएगा। क्या होता है, कैसे होता है, एप्लीकेशन पे वीडियो देखिए, आपको क्लियर रूप से पता चलेगा कि कैसे होता है, ठीक है। अगर आप पहले से पढ़े तो जानते होंगे। तो यहाँ क्या बचा, ओनली sec x, तो इसका तो आपको पता ही चल गया कि क्या आएगा, sec x आएगा, ये आप लोग कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, रैंक और डिग्री पूछा गया, यानी घात और कोटि, कोटि और घात, रैंक का मतलब कोटि, डिग्री का मतलब घात, ये निकालना है आपको। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको दोनों साइड क्या करना होगा, ये आप लगाइएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। 1/3 और 1/4 को हटाना है, 1/3 नहीं होना चाहिए, 1/4 नहीं होना चाहिए, इन दोनों पावर को यहां से हटा देना है, ठीक है ना। डिग्री के बारे में और रैंक के बारे में आपको पढ़ाया गया होगा पहले भी। रैंक क्या होता है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो मैक्सिमम डेरिवेटिव होता है, जो मैक्सिमम डेरिवेटिव होता है, जैसे यहाँ 2 टाइम डेरिवेटिव है, यहाँ 1 टाइम डेरिवेटिव है, ठीक है ना। तो जो 2 टाइम डेरिवेटिव है यही आपका रैंक बनता है, यही आपका रैंक बनता है। तो रैंक बताना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, रैंक इसमें 2 आएगा, तो आप देखो ना ऑप्शन में 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, पर डिग्री कितनी होगी, तो डिग्री बताने के लिए आपको पहले इस दोनों साइन दोनों फ्रैक्शन में पावर दिया हुआ है, ठीक है ना, ये हटाना होगा, इसको यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। इसको हटाने के लिए आपको क्या करना होगा, दोनों को हटा सकते हैं एक साथ। अगर आप दोनों साइड 4 ले लो, यहाँ पर भी 4 ले लो, यहाँ पर भी 4 ले लो, तो आपको देखोगे कि 4 से 4 तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे आपका आ जाएगा, सॉरी 4 नहीं लेना आपका, 4 लेने से तो ये कैंसिल नहीं होगा। इन दोनों का जो भी एलसीएम होगा उससे मल्टीप्लाई कर दो, इसमें आप 12 से मल्टीप्लाई करो, 12 से, इसमें भी आप 12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 और यहाँ क्या हो जाएगा 4, क्लियर। तो आप एक बात बताओ, ये इसका रैंक है, यानी कि कोटि क्या है, d2/dx2, यानी 2 टाइम इसका मैक्सिमम है, तो 2 टाइम यहाँ कहलाएगा, इसका कोटि कहलाएगी, रैंक कहलाएगी। और इसी का जो पावर आएगा, इसी का जो पावर आएगा वही इसका घात कहलाएगा, डिग्री कहलाएगी। तो ये बताओ यहाँ पे कितना बच रहा है 4, तो 4 को जब आप अंदर लाओगे तो इस पर तो 4 आएगा ना, बाकी भी क्या आता है वो छोड़ दो, बाइनोमियल से आपको करना पड़ेगा, वो छोड़ दो, उसकी जरूरत नहीं है, यहाँ 4 आएगा ना, तो इसकी रैंक हो जाएगी 2 और डिग्री हो जाएगी 4। इसको तो देखना ही नहीं है क्योंकि ये है ही नहीं, ये 1 टाइम डेरिवेटिव है, सेकंड टाइम डेरिवेटिव, मैक्सिमम ये है, इसी को देखा जाता है। इसको और डिटेल में समझाया गया है आप लोग को लेक्चर में, वहां पे आप समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट इसका आंसर जान सकते हैं, कितना आ जाएगा आंसर इसका, ये आ जाएगा सेकंड नंबर, ठीक है। डिग्री रैंक इसकी 2, डिग्री इसकी 4 हो जाएगी। और इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन आपको पहले भी पढ़ाया गया है, फार्मूला 1 का स्क्वायर माइनस 7x का स्क्वायर। अगर आप फार्मूला याद है तो डायरेक्ट इसका ऑप्शन नहीं लिखे, लेकिन क्वेश्चन आसान है, आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होने वाली है, ठीक है। तो ये इतना क्वेश्चन आपको कोई इसमें दिक्कत नहीं है, बहुत इजी लेवल के क्वेश्चन आप कर लीजिए। आगे भी क्वेश्चन बहुत आसान पूछेगा, आप अगर एनसीईआरटी 12 का मैथ पढ़ ले अच्छे से, और अगर पूरा नहीं पढ़ने का समय है, आप पूरा नहीं पढ़ सकते, तो जो भी उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है अगर उतना भी आप तैयार कर लेते हो, क्योंकि तैयार करने के लिए आपको थ्योरी तो पढ़ना ही पड़ेगा, बिना थ्योरी के क्वेश्चन लगेगा नहीं, तो कुछ थ्योरी पे कमांड होना चाहिए, ठीक है ना। तो उससे आपके क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएंगे। आप बताओ इस क्वेश्चन को लगाने में कितना टाइम लगा, आप जब प्रैक्टिस किए रहोगे तो कितना टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को लगाने में, आपका रैंक बहुत अच्छा आ सकता है, बस थोड़ा सा मेहनत करने की आपको जरूरत है। तो चलिए इसको आप नोट कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए 2 क्वेश्चन और ले लिया हमने, आइए 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन है कि बिंदु 1 2 3 एक पॉइंट गिवन है कि x y z एक्सिस से अक्षों से न्यूनतम दूरियां शॉर्ट डिस्टेंस पूछा गया है, ठीक है ना। यानी कोई पॉइंट है कहीं पर, और 3 एक्सिस है x y और z, इससे इन तीनों एक्सिस से इसकी शॉर्ट डिस्टेंस पता करनी है आपको, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको पहले से प्रैक्टिस होना चाहिए, इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, डायरेक्ट निकालने का एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। देखिए पहले वाली जो पॉइंट दी हुई है इसमें 1 और 2 और 3, इसको सब ये x एक्सिस पे डिस्टेंस है, ये y एक्सिस पर और ये z एक्सिस पर है, ठीक है ना। तभी उस पॉइंट का यहाँ पर जो भी एक पॉइंट गिवन होगा, यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या है 1 2 3 है। अब इसकी एक्सिस से शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होगी ये पूछा गया है, ठीक है, क्या होगी शॉर्टेज डिस्टेंस। तो शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने का सबसे इजी फार्मूला ये होता है कि अगर आपको x एक्सिस से निकालना है तो रूट के अंदर y प्लस जेड स्क्वायर कर दीजिए, y एक्सिस से निकालना है तो जेड स्क्वायर प्लस x प्लस जेड स्क्वायर कर दीजिए,
और अगर आपको जेड एक्सिस से निकालना है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। यानी कि जिस एक्सिस से डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है उस एक्सिस की डिस्टेंस नहीं लिखेंगे, उस एक्सिस पे ली गई डिस्टेंस नहीं लिखेंगे। यानी 1 नहीं लेना है, 2 लेना है, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, यानी कि रूट में 30। बहुत शॉर्ट तरीके से बता रहे हैं, ठीक है ना, इतना ही की आपको जरूरत है। x का स्क्वायर z का स्क्वायर, x मतलब 1 का स्क्वायर, z मतलब 3 का स्क्वायर, 9 यानी कि रूट में 10, और ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर y स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर यानी रूट में 5। अब आप देख लो इसमें कौन सा ऑप्शन है, रूट 13, रूट 10, रूट 5, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। वेरी इजी क्वेश्चन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समतल हो x + 2y - z + 5 तथा 2x + 4y - 2z + 2 = 0 के बीच की दूरी पूछा गया है, ठीक है ना। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे समझे, थोड़ा सा हिंदी में लिखा गया है। तो आपको दो प्लेन गिवन है, ठीक है ना, दोनों प्लेन की इक्वेशन गिवन है और इनके बीच की डिस्टेंस पूछी गई है। तो सबसे पहले आप प्लेन का जो इक्वेशन है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखिए, x + 2y - z = 5, ठीक है। ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो 2x + 4y - 2z = -2 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 2y - z = -1। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, ठीक है। क्योंकि इक्वेशन आपको याद होगा कि किसमें इक्वेशन गिवन होता है, ax + by + cz = d, ये आपका प्लेन का इक्वेशन होता है, ठीक है। अब देखिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पे x y z, यहाँ पर भी x y z तीनों टर्म क्या है, सेम है। तो जब भी ऐसा हो कि दो इक्वेशन में ये x y z के टर्म सेम हो तो आप ये समझ लेना कि वो पैरेलल समतल होंगे, ठीक है ना। यानी कि वो प्लेन कैसे है, पैरेलल है, एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। तो अगर ये पैरेलल है, अगर इस प्लेन पैरेलल है तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसके लिए फार्मूला क्या होता है, d1 - d2 अपॉन रूट में a² b² c² मॉड के अंदर, ठीक है। तो आप यहां देख सकते हो d1 क्या है, d1 आपका हो गया 5 माइनस, यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो +1 अपॉन रूट में a² b², a का मतलब ये है, दोनों में सेम ही होगा, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर फिर 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा। ये आपका आ गया 6 और रूट में 6। अब ऊपर वाले में 2 बार √6 है तो एक बार √6 बच जाएगा, ठीक है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि √6 नीचे भी गिवन है, यहाँ पर ये ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, ये दोनों क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। देखिए ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं, आगे के क्वेश्चन आसान है तो हम सारे क्वेश्चन नहीं बताएंगे, आप लोग जाकर एप्लीकेशन पे देख लीजिए, पीडीएफ इसका अपलोड है, ठीक है ना, वहां पे आप इस पीडीएफ को देख सकते हैं और उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर उसमें कोई डाउट आएगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं, वहीं पे आपको सॉल्यूशन सेंड कर देंगे, ठीक है। इसमें आपको हमने बस एग्जाम का पैटर्न समझाने के लिए किस तरह के क्वेश्चन, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए, सारे क्वेश्चन हम लेकर आपको बता रहे हैं, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन और हैं जो बताने लायक क्वेश्चन है तो उसको भी हम देख लेते हैं, लेकिन सभी क्वेश्चन हम नहीं बता रहे हैं, ठीक है। कुल मिलाकर भी 10 क्वेश्चन और बचे हैं, इस सेक्शन में 10 क्वेश्चन और हैं, तो 10 क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन अभी और हम देख लेते हैं, लेकिन बाकी के क्वेश्चन बहुत इजी है तो आप खुद भी लगा सकते हो। जैसे ये सब क्वेश्चन बहुत आसान है, ये सब फार्मूले पे है, आप खुद से भी कर सकते हो, तो आप देखो इसको नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए यदि दो शून्योत्तर सदिश, शून्योत्तर सदिश मतलब क्या सदिश है, नॉन जीरो वेक्टर्स, ठीक है, जिनकी वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, इनका मॉडुलस जीरो ना आए, ठीक है, ऐसे वेक्टर लिए गए हैं जिनके मॉडुलस जीरो ना हो। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी आपको गिवन है कि बीच का एंगल थीटा है। तो आपको यहाँ पे 4-5 ऑप्शन गिवन है, इन पांचों ऑप्शन में ये चेक करना है कि कौन कौन से ऐसे ऑप्शन है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं थीटा के लिए। तो आपको पता होगा कि cos थीटा के लिए फार्मूला होता है वेक्टर ए का वेक्टर बी अपन मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी। ये पहला ऑप्शन तो हमको सही दिख रहा है। फिर कहा गया है कि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी लंबवत यानी परपेंडिकुलर है यदि यदि a1 a2 b1 b2 c1 c2 0। आप जानते हैं ना परपेंडिकुलर के लिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 0 होता है, तो जब a डॉट b लगाओगे तो ये कंडीशन तो आपको मिल ही जाएगी। ये भी हमको सही दिख रहा है। फिर कहा गया है कि a तथा b फिर से परपेंडिकुलर होंगे यदि a1 अपर a2
और इज इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। नहीं, ये पैरेलल नहीं होता है, ये सॉरी ये परपेंडिकुलर नहीं होता, ये क्या होता है, पैरेलल होता है। ठीक है, डी ऑप्शन के लिए देखते हैं। डी ऑप्शन में क्या दिया है, थीटा इक्वल टू पाई के लिए a क्रॉस b इक्वल टू 0। आप जानते हो a क्रॉस b क्या होता है, a क्रॉस b ab sin थीटा n टाइप होता है। तो sin थीटा की जगह पे अगर आप पाई पुट करते हो यहाँ पर, तो sin 180 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो ये भी सेटिस्फाई हो गया, डी भी क्या है, सेटिस्फाई है। और cos थीटा इक्वल टू मॉड में वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b अपन मॉड वेक्टर a अपन मॉड वेक्टर b। नहीं, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है, ये sin थीटा इक्वल टू होना चाहिए था, बट ये cos थीटा इक्वल टू दिया है, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है। यानी a कंडीशन सेटिस्फाई है, b है और d है। तो क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें a b d दिखाई दे रहा हो, a b d, a b और d। तो a b d के लिए तो आपको लग रहा है ये ऑप्शन सही होना चाहिए। फिर भी आप इसको एक बार अच्छे से थोड़ा चेक कर लीजिएगा, कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना। हमारे हिसाब से तो a b d सही इसका ऑप्शन आएगा, बाकी अगर कुछ छूटा ना हो, कुछ दिक्कत ना हो तो सही नहीं है, ठीक है। बाकी आप चेक कर लेना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसको चेक करना, ठीक है। तो चलिए इतना क्वेश्चन हमने बता दिया। इसमें कुछ और क्वेश्चन है, आप जाके पीडीएफ में देखिए। तो इसके बाद वाले कुछ क्वेश्चन बहुत इजी हैं, इसको आप खुद भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। अभी हम क्वेश्चन को लिख के दिखा दे रहे हैं कि कैसे हम कह रहे हैं जो क्वेश्चन इजी है, आप लगा सकते हैं। चलिए देखिए, दो क्वेश्चन और दिया गया, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। इसमें गिवन है कि एक वेक्टर p है और वेक्टर q है, और वेक्टर p प्लस q वेक्टर p माइनस q v का डायगोनल्स है। और किसके डायगोनल्स है, समांतर चतुर्भुज के, ठीक है ना, क्वाड्रिलेटरल के, ठीक है ना। कैसा, मतलब क्या कहा गया है, ये आपको गिवन है। सपोज कि आपका d1 है, ये आपका d2 है, तो d1 इसको आप d1 कर लो डायगोनल, इसको आप d2 कर लो। तो d1 आपका क्या है, वेक्टर p प्लस वेक्टर q, और d2 आपका क्या है, वेक्टर p माइनस वेक्टर q। इसका एरिया पूछा है, तो आपको एरिया का फार्मूला पता होना चाहिए, 1/2 मॉड के अंदर वेक्टर d1 क्रॉस वेक्टर d2। ये आप लोग लगाएंगे। आप इनको दोनों को जोड़ लीजिए, एक बार दोनों को घटा लीजिए, घटाने के बाद आप यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए, उसका मॉड निकालिए, 2 से डिवाइड करिए, क्वाड्रिलेटरल का एरिया आपका इजीली फाइंड हो जाएगा, बहुत इजी है, ठीक है। इसको हम नहीं बता रहे, ये आप कर लीजिएगा। यहाँ देखिए, यदि वेक्टर a वेक्टर b वेक्टर c तीन इकाई सदिश है, इकाई सदिश मतलब यूनिट वेक्टर है, तथा वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c इक्वल टू 0, तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c इक्वल टू 0। तो यहाँ पे थोड़ा सा गलती हुआ है, वेक्टर a प्लस वेक्टर a इंटू वेक्टर b प्लस वेक्टर b इंटू वेक्टर c प्लस वेक्टर c इंटू वेक्टर a की वैल्यू निकालना आपको, ठीक है। ये है क्वेश्चन, एक्चुअल क्वेश्चन ये है, इसकी वैल्यू निकालना, ये बहुत ही इजी होता है। देखिए ये क्वेश्चन आप पहले से भी पढ़े होंगे, वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c का होल स्क्वायर लगा दीजिए। होल स्क्वायर लगाएंगे तो ये स्क्वायर क्या आ जाएगा, a यहाँ पे आ गया आपका a स्क्वायर, ये आ गया आपका b स्क्वायर, और ये आ गया आपका c स्क्वायर, 2 वेक्टर a डॉट वेक्टर b प्लस वेक्टर b डॉट वेक्टर c प्लस वेक्टर c डॉट वेक्टर a। यहाँ पे कैसे वेक्टर हट जा रहा है, क्योंकि हम यहाँ पर वेक्टर का स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है ना। वेक्टर का अगर स्वयं के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर हट जाता है, सिर्फ उसका मॉड मिलता है, मॉडुलस मिलता है, ठीक है। अब देखिए वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c की वैल्यू का ऑलरेडी 0 की वैल्यू है, और यहाँ पे कहा गया है कि यूनिट वेक्टर है, यानी इसकी भी वैल्यू 1 है, इसकी भी वैल्यू 1 है, इसकी भी वैल्यू 1 है। तो ये 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 वेक्टर a डॉट वेक्टर b प्लस वेक्टर b डॉट वेक्टर c प्लस वेक्टर c डॉट वेक्टर a, ये 3 हो जाएगा ना। 3 को जब भेजेंगे -3/2। इसका आंसर याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आपके सेमेस्टर एग्जाम में भी पूछा जाता है, मतलब इसको बहुत बार देखे होंगे। अगर आप पढ़े हैं तो, नहीं पढ़े तो कोई बात ही नहीं, तो आपको पता ही नहीं होगा क्या होता है फार्मूला, क्या पता आपको a प्लस b प्लस c का ये फार्मूला भी याद है कि नहीं, हालांकि ये तो सबको याद रहता है। चलिए दोनों क्वेश्चन कंप्लीट, फिर देखते हैं हम आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर 3 क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। एक स्टेटमेंट दिया हुआ है,
इस स्टेटमेंट को पढ़ना है और तीनों क्वेश्चन को आपको इस तीनों क्वेश्चन का आंसर बताना है, ठीक है। यानी एक ही क्वेश्चन के अंदर तीन क्वेश्चन छुपा हुआ है, हालांकि सबका नंबरिंग अलग अलग है, क्वेश्चन के अंदर अलग अलग करके क्वेश्चन है, लेकिन स्टेटमेंट एक ही है, तो हम स्टेटमेंट को एक ही बार लिखे हैं। अच्छा, तो हिंदी में पेपर था मेरे पास, हिंदी में लिखे, फिर उसको कन्वर्ट करके इंग्लिश में हम नहीं लिखे, ठीक है। ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, हिंदी में अच्छे से बच्चों को समझ में जाएगा। यदि को दिक्कत होगा इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को, तो प्लीज इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर लीजिएगा, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, आप इसको हम फिर से कन्वर्ट करके नहीं लिखेंगे, बहुत टाइम लग रहा है, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करिएगा समझने की, समझ जाएंगे, बहुत बड़ा कोई क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। पहले एक बार क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। पहले एक बार अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ा जाए। मोहन गांव में अस्पताल के लिए एक आयताकार भूखंड दान में देना चाहता है। जब उसे भूखंड के आयाम बताने के लिए कहा गया, तब उसने बताया कि लंबाई को 50 मीटर कम कर दे तथा चौड़ाई को 50 मीटर बढ़ा दे तो भूखंड का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहेगा, यानी भूखंड का क्षेत्रफल बदलेगा नहीं। मोहन चाहता तो सीधे सीधे बता देता कि इतना लंबाई है, इतना चौड़ाई है, पर वो नहीं चाहता है बताना सीधे सीधे, क्योंकि वो दान में दे रहा है। तो दान में दे रहा तो थोड़ा सा परेशान भी करना चाहता है, इसलिए वो दान में दिया होगा जमीन का जो भी आयताकार भूखंड है उसका लंबाई चौड़ाई ऐसे नॉर्मल तरीके से नहीं बताया, उलझा के बताया। कैसे बताया है? क्या कहा है कि उसने बताया कि यदि लंबाई को 50 मीटर कम कर दे तथा चौड़ाई को 50 मीटर बढ़ा दे तो भूखंड का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहेगा। लेकिन फिर कह रहा है परंतु यदि लंबाई को 10 मीटर कम कर दे तथा चौड़ाई को 20 मीटर कम कर दिया जाए, दोनों कम करना, तो भूखंड का क्षेत्रफल 5300 यानी 5300 मीटर स्क्वायर घट जाएगा। तो आपको बताना है x तथा y के पदों में समीकरण, इसके लिए ऑप्शन यहां गिवन है। फिर पूछा है x का मान, इसके लिए ऑप्शन यहां गिवन है। फिर पूछा है भूखंड का क्षेत्रफल, यानी x और y का मान निकाल के आपको भूखंड का क्षेत्रफल निकालना होगा। 3 क्वेश्चन पूछा है। चलिए इसमें 3 केस बनने वाला है, आपको हम समझाते हैं कैसे। देखिए ध्यान से समझिएगा बात को। यहाँ पर एक आयताकार भूखंड है जिस पर अस्पताल बनाना है और इसको दान में दिया गया है मोहन के द्वारा। तो मान लेते हैं कि मोहन ने इसका लंबाई चौड़ाई तो बताया नहीं है, हम मान लेते हैं कि इसकी लंबाई x है और चौड़ाई y है, ठीक है, अपने मन से। तो इस केस में जब लंबाई को x मानोगे चौड़ाई को y मानोगे तो एरिया क्या हो जाएगा? x × y, कोई बात नहीं। फिर वो कह रहा है, फिर वो क्या कह रहा है कि लंबाई को 50 मीटर कम कर दे। लंबाई को कितना कम कर दे? 50 मीटर। लंबाई को 50 मीटर कम कर देना है, तो ये हो जाएगा x - 50 और चौड़ाई को 50 मीटर बढ़ा दे, जो इसका ये चौड़ाई है वर्थ है उसको 50 मीटर बढ़ा दे, यानी कि ये आपका हो जाएगा y + 50। तो इस केस में जो इसका एरिया होगा वो हो जाएगा x - 50। लंबाई में चौड़ाई ही नहीं एरिया होती है, इतना तो आप भी समझते होंगे, ठीक है। तो कह रहा है इस केस में दोनों का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहेगा, यानी दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे, कोई बात नहीं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। फिर एक और केस बनाया है। एक और केस में ये कहना ये चाहता है कि लंबाई को कम कर दिया गया है। लंबाई को क्या किया गया है? कम किया गया है। कितना? 10 मीटर। तो x - 10 और चौड़ाई को भी कम किया गया है, तो y - 20। इस केस में इसका जो एरिया है वो घट जाता है। कितना घट जाता है? 5300। किसमें से घट जाता है? जो प्रारंभिक एरिया था, जो स्टार्टिंग एरिया था उसमें से। तो यहाँ पे माइनस कर देंगे। ये 3 केस हमारे पास है। इक्वेशन बनाना है, x की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है, इसका एरिया भी निकालना है। वेरी इजी काम है। देखिए ध्यान दीजिए, इन दोनों का एरिया सेम है, यानी xy = क्या है? इसके x - 50 और y + 50 इसी के इक्वल है। थोड़ा इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो xy ये आ जाएगा आपका 50x - 50y और -2500। ये दोनों प्लस है, चलिए तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से 50 को कॉमन कर लीजिए, इधर 0 होगा तो इसको 0 कर देंगे, तो यहाँ बचेगा x - y और इसमें से 50 कॉमन लेना है, ठीक है। तो ये आपका कितना बचेगा? 50 बच जाएगा। यानी हमको जो यहाँ पे इक्वेशन मिल रहा है वो मिल जाएगा x - y = 50। x - y = 50। एक इक्वेशन तो मिल गया x - y = 50, ठीक है। ठीक है, अगर x - y = 50 मिल गया तो क्या किसी ऑप्शन में x - y = 50 है? देख लेते हैं। x - y = 50 इसमें पहले वाले ऑप्शन में है। हम तो आगे सॉल्व भी नहीं करेंगे, हमको दिख गया यहाँ पे x - y = 50, क्योंकि और किसी में 50 आ ही नहीं रहा है, इसमें x - y के है ही नहीं। फिर भी हम सॉल्व करके दिखाते हैं। चलिए दूसरा इक्वेशन फाइंड करके दिखाते हैं। आप यहीं से जान जाएंगे कि साहब क्या होगा इसका आंसर।
फिर इसमें कहा गया है कि अगर ये 10 मीटर कम और इसको 20 मीटर कम किया जाए तो एरिया इतना हो जाएगा, इसमें से इतना घट जाएगा। इसका मतलब यह है कि x माइनस 10 का अगर आप y माइनस 20 में मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये इसके इक्वल हो जाएगा x माइनस xy माइनस 5300, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा xy, यहाँ हो जाएगा माइनस 20x माइनस 10y इज इक्वल टू प्लस 200 इज इक्वल टू xy माइनस 5300। ये xy फिर से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि यहाँ दिखेगा नहीं तो हम ऊपर लिख देते हैं, थोड़ा सा एक लाइन और लिखते हैं। ये आपका देखिएगा इसमें से कॉमन है माइनस 10, अगर माइनस 10 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x, यहाँ हो जाएगा प्लस y और यहाँ हो जाएगा 10 कॉमन लिए है ना, तो ये आपका नहीं, एक काम करिए सिर्फ इन दोनों में से माइनस 10 कॉमन कीजिए, इसको उधर दे दीजिए, ये हो जाएगा माइनस का 5500, ठीक है ना, 5500। अब 10 को डिवाइड कर दो, माइनस से माइनस भी कैंसिल हो गया, तो 2x प्लस y इज इक्वल टू आ गया 550, ठीक है, 550। देख लीजिए आपका आपने कहा था पहला वाला सही है, बिल्कुल सही है, 550 आएगा। अब देखिए आगे का काम आप खुद कर सकते हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, दोनों ही इक्वेशन को सॉल्व कर लो। इक्वेशन को सॉल्व करना तो वेरी इजी, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड कर लो। जैसे ही ऐड करोगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा और x और 2x क्या हो जाएगा 3x, और इसको जैसे ही ऐड करोगे तो ये आपका हो जाएगा 600, कितना हो गया 600। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 200, x इक्वल टू क्या आ गया 200। x की ही वैल्यू अगर आप यहां रख देते हो, यहां पर x की वैल्यू यहां रख देते हो तो 400 हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 550 में से 400 माइनस कर दोगे तो 150 आ जाएगा, है ना। अब आप इसका देखिए x की वैल्यू पूछा था, इसमें 200 ऑप्शन में मिल जाएगा आपको यहां पर, और इसका एरिया पूछा है तो एरिया तो आप निकाल ही लोगे ना x into y से। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 3 जीरो और बढ़ेगा, यानी कि 30,000। ये वाला आपका ऑप्शन सही लग रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान था, थोड़ा सा कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के करेंगे तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है। इस तरह का देखिए एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछा हुआ था, आपको तुरंत डायग्राम बनाना है, तुरंत आपको समझ में आएगा कि इसमें क्या करना है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को नोट करिए। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इससे आपके 3 क्वेश्चन बन जाएंगे बहुत इजी तरीके से, ठीक है ना। अब 2 क्वेश्चन आपके प्रोबेबिलिटी के वो हम बता दे रहे हैं क्योंकि वो ऑलरेडी ऐप पर सेम टू सेम क्वेश्चन बताया गया है, एकदम वैसे ही कॉपी टू क्वेश्चन है, आप जाके देख लीजिए, ठीक है। ऐप पर आप प्रोबेबिलिटी का लेक्चर देखिएगा जिसमें बेस थ्योरम बताया गया, बेस थ्योरम पर बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो उसके लिए हम टाइम पास नहीं करेंगे, यहाँ पर आप जाके वहां पर वीडियो भी देखिए। अगर आप वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे। हम चाहते हैं कि आप जाके पहले वीडियो देखिए और वीडियो देखने के बाद आप उस क्वेश्चन को लगाइए। जो बच्चे एप्लीकेशन से जुड़े हैं उनकी बात कर रहा है, बाकी जो बच्चे अदरवाइज जो एप्लीकेशन से नहीं जुड़े हुए हैं वो भी बेस थ्योरम को पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पर बहुत से चैनल्स हैं, बहुत से लोग पढ़ाते हैं, बेस थ्योरम को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन पेपर आपको नेट पे मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। और क्वेश्चन लगा लीजिएगा। 2 क्वेश्चन बचे हैं, एक क्वेश्चन इंटीग्रेशन का बहुत ईजी है, उसको आप लगा लीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन छूटा होगा तो आप हमको बताइएगा, उस क्वेश्चन का सलूशन हम भेज देंगे। होगा हो सकता है कि 2 क्वेश्चन बाय मिस्टेक कहीं छूटा होगा तो उसको हम आपको का सलूशन भेज देंगे, आपको अगर डाउट आएगा तो। वैसे अब तो किसी क्वेश्चन में डाउट उससे आना नहीं चाहिए क्योंकि सारा क्वेश्चन हमने यहाँ पे ले लिया है। आपको अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप बताइएगा, तो उसका सलूशन भी आपको सेंड कर देंगे। एक टॉपिक छूटा हुआ है डिटरमिनेंट के अंदर, पूरे मैथ के अंदर एक ही टॉपिक बाय मिस्टेक छूट गया था, पता नहीं कैसे। तो वो बहुत कोई कठिन टॉपिक नहीं था, बहुत आसान टॉपिक था। जैसे एरिया ऑफ ट्रिंगल, डिटरमिनेंट के अंदर एक एरिया ऑफ ट्रिंगल का टॉपिक था, ये हम वहां पे मेंशन नहीं कर पाए, बता नहीं पाए। तो आज हम थोड़ा सा इसी लेक्चर में हम इसको बता देते हैं। देखिए जब भी किसी ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स यानी तीनों सिर्फ के आपको कोऑर्डिनेट पॉइंट गिवन हो तो उस केस में आप जो एरिया आप ट्रायंगल का फार्मूला लगाते हैं, ठीक है ना, जो आपको इसका एरिया निकालते हैं वो ये होता है 1/2 x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2। अभी इसको फार्मूले को याद करना भी सिखाया है, ठीक है ना।
23 31 12 x1 x2 को लिख लेते हैं, 23 31 12 लिख देते हैं, ये फार्मूला आ जाता है। लेकिन इसी फार्मूले को आप चाहो तो डिटरमिनेंट के फॉर्म में भी लिख सकते हो। कैसे? x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। तो देखो हमने एक क्वेश्चन लिया है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल whose the matrix are 3, 8 -4, 2 and 5, 1। वेरी इजी क्वेश्चन। देखिए क्या करना है आपको, x1 x2 x3 3 -4 5, ये x1 है, x2 है, x3 है, ये y1 है, ये y2 है और ये y3 है, और 1 1 1। और इसको आप डिटरमिनेंट वैल्यू जैसे आप इसकी निकालते हो, इसी भी एक रो या एक कॉलम के अकॉर्डिंग वैसे निकाल दोगे तो आपका एरिया निकल जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि जो भी एरिया आता है वो हमेशा पॉजिटिवली लिया जाता है। इसका एरिया हमेशा पॉजिटिव लेना है। क्यों? क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व तो आपको करने आता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका ये भी है कि आप इसमें प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो। ऐसे इसमें से इसको माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस कर दो। r1 की जगह पे क्या लिख दो, r1 r2, और r2 की जगह पे क्या लिख दो, r2 r3 कर दो। जैसे 3 में से 4 घटाओगे तो 7 हो जाएगा, 8 में से 2 घटाओगे तो 6, ये 0, यहाँ पे घटाओगे तो -9, यहाँ पे घटाओगे तो 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 5, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। 90 रूल लगा दो। जब भी 1 कॉर्नर पे दिखाई दे तो आप वहां पे 2 0 हो, 1 1 हो, तो आप वहां पे क्या करोगे, 90 रूल लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर इसी कॉलम के अकॉर्डिंग इसको बोल सकते हो सारणी को पूरा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 7, और ये हो जाएगा 54, लेकिन प्लस में होगा। ठीक है ना, तो कितना हो गया ये आपका 63/2, नहीं सॉरी 61/2, ये आपका हो जाएगा 61/2। इसका एरिया आ गया। इस बारे में एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप देख लीजिए। वो क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वैसे ही क्वेश्चन में आप फंस जाते हैं। ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, फिर हम एक क्वेश्चन और आपको बता देते हैं। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ के एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर मीटर। यानी पहले से ही किसी ट्रायंगल का एरिया 4 स्क्वायर मीटर गिवन है और उसके वर्टेक्स भी गिवन है, यानी कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट पॉइंट भी गिवन है। दो केस है, पहले केस में k, 0 4, 0 0, 2, दूसरे केस में -2, 0 0, 4 0, 4। ठीक है, तो ऐसे केस में हम एक क्वेश्चन बताते हैं आपको, बाकी आप लगा लीजिएगा। ऐसे केस में आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी आप इस तरह का क्वेश्चन लगाएंगे जिसमें एरिया पहले से गिवन होगा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जिसमें एरिया आपका पहले से गिवन होगा, उस वाले क्वेश्चन में बहुत विशेष ध्यान देना है। आप लिखोगे x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ऐसे लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो इसका एरिया है वो क्या दिया है, इसका एरिया 4 दिया है, तो आप हमेशा याद रखना कि एरिया हमेशा प्लस माइनस में यूज करोगे आप। यही एक पॉइंट है जिसको आप गलत कर दोगे। देखो जब एरिया निकालते हो तो हमेशा प्लस में लेते हो, लेकिन जब भी एरिया पहले से गिवन होगा तो उसमें प्लस माइनस दोनों इंक्लूड होगा। ठीक है, तो ऐसे केस में आप एक बार प्लस साइन लेके सॉल्व करना है। इसको प्लस साइन लेके सॉल्व करोगे तो 1/2 ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका, इसमें से आप 2 को क्या करो, बाहर कर लो, तो ये आपका k हो गया, 4 हो गया, 0 हो गया, 0 0 1 1 1 1। ठीक है, इज इक्वल टू 4, प्लस साइन लिया है तो इक्वल टू 4 लेंगे। इसको थोड़ा सॉल्व करके दिखाते हैं कितना आएगा। ठीक है, देखिए 2 0 1 1 है, तो ऐसे आप इसको छोड़ दो इस तरीके से। ठीक है, 2 0 1 1 है तो आप ऐसे इसको छोड़ सकते हो। लेकिन ये ध्यान रखना कि जब भी 2 0 1 1 होगा तो 1 यहाँ पर है ना, 1 यहाँ पर है, तो प्लस माइनस, देखिए प्लस माइनस प्लस, तो उसी तरह से यहाँ पर आपका माइनस है तो ये प्लस होगा, तो फिर ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आपका आ जाएगा -1 और इसका इधर मल्टीप्लाई k -4 इक्वल टू 4। इस माइनस को उधर भेज दीजिए तो ये आ जाएगा k -4 इक्वल टू -4, और इसको इधर भेजेंगे तो k इक्वल टू क्या आ गया 0। एक बार k की वैल्यू 0 आएगी, एक बार आप इसको माइनस लेके सॉल्व करोगे। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइएगा कि सर ये क्या कर रहा है, आप यहाँ पर माइनस लिख रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, 90 रूल क्या लगा रहे हैं। अरे ठीक है, तुमको नहीं समझ में आ रहा है ये चीज तो कोई बात नहीं, इसको छोड़ दो। आप सॉल्व करना तो जानते ही हो ना कि प्लस चिन्ह आप ले लोगे तो क्या लोगे, 1/2 k 0 1 4 0 1 2, या फिर प्लस चिन्ह लेके सॉल्व कर लेना। डायरेक्ट आप सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है। हम 90 रूल इसमें लगा लेते हैं क्योंकि थोड़ा इजी होता है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा 90 रूल लगाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जब भी 2 0 1 1 हो तो आप इसको ऐसे छोड़ते हो, 2 0 1 1 हो तो आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, 1 1 यहाँ है, 2 0 यहाँ है, तो आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो। 1 पे हमेशा प्लस बनाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 1 है,
यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, वहाँ 0 है, यहाँ वहां पर 0 है, चाहे 1 है, कुछ भी हो सकता है। तो जब भी 1 यहाँ आएगा बीच में, जब भी 1 इस साइड आएगा, सपोज करिए कि यहाँ आ रहा, यहाँ आ रहा, ठीक है, तो इसमें 2 0 1 1 है, तो जब भी आप इसको छोड़ोगे तो ये माइनस में लिखोगे, क्योंकि आप जानते हो ना कि जब आप इस रो के अकॉर्डिंग इसका वैल्यू निकालने जाओगे तो इसको प्लस में, इसको माइनस में, इसको प्लस में लिखते हैं। तो इतना काम हम आपको करने की जरूरत नहीं है, आप जैसे नॉर्मल सॉल्व करते हो उसे कर लेना। हम थोड़ा सा जल्दी क्वेश्चन लगाने का टेक्निक बता रहे हैं। तो बस इतना आपको बताना था कि आप जब भी इसका एरिया यूज करेंगे, अगर पहले से गिवन है तो प्लस माइनस में ही करेंगे, नहीं तो गलत आएगा आंसर। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, आपको क्या करना है, प्लस माइनस में यूज करना है इसका एरिया, ठीक है। एक बार प्लस लेके लगाना है, एक बार माइनस लेके लगाना है, के की 2 वैल्यू आएंगी, क्लियर। अब जो ऑप्शन दिखेगा, अगर दोनों वैल्यू दिखेंगे तो दोनों लेंगे, एक दिखेगा तो एक लेंगे। अगर नहीं पहले से दिया है, केवल एरिया पूछ रहा है, तो आप ऐसे लगाइए डायरेक्ट। तो अब आपका ये टोटल हो गया है कंप्लीट। अगर कोई क्वेश्चन बच रहा है, ठीक है ना, तो उसको आप हमको बताइएगा, तो उसका सॉल्यूशन हम आपको भेज देंगे। 2 क्वेश्चन हमने छोड़ा हुआ है उसका प्रोबेबिलिटी का, जानबूझ के, क्योंकि वो लेक्चर में सीधे सीधे बताए हुए हैं, बेस थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन है। तो हम चाहते हैं कि अगर आप लेक्चर नहीं देखे तो वहां से देखकर उस क्वेश्चन को करिए। अदरवाइज जो बच्चे एप्लीकेशन से नहीं जुड़े हुए हैं, वो बच्चे बेस थ्योरम तो कहीं से भी पढ़ सकते हैं और क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी पीडीएफ इसका ऐप पर अपलोड है, वहां पे आप जाके एक एक करके क्वेश्चन लगा लीजिए। तो बहुत से बच्चे तो लगा भी लिए हैं, कुछ ही क्वेश्चन फंसे होंगे, तो आई होप कि अब वो भी क्वेश्चन उनके सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पर फिनिश करते हैं, ठीक है। आप लोग एग्जाम के लिए अजय क्लासेस की तरफ से ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दीजिएगा, ठीक है। जो भी डाउट होगा आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, मेरा मोबाइल नंबर आप लोग के पास है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।